डिस्क्लेमर, यह चैनल सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया है। इसमें दिखाए गए सभी कैरेक्टर्स, इवेंट्स और कहानियाँ प्योरली फिक्शनल है। रियल लाइफ पर्सन्स, जगह या इवेंट से कोई इसका संबंध नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ आपको एक फैंटेसी एक्सपीरियंस और स्टोरी टेलिंग का मजा देना है। तो सब्सक्राइब कीजिए और हमारे ये फैंटेसी दुनिया का हिस्सा बन जाइए। अगर आपको सिस्टम बेस्ड फैंटेसी, एक्शन और मैजिकल एडवेंचर्स पसंद है तो ये चैनल स्पेशली आपके लिए ही बनी है। सब्सक्राइब कीजिए और बन जाइए इस फैंटेसी जर्नी का हिस्सा। आप देख रहे हैं कल्टिवेशन मॉडल। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मदद। लिंग जेन डर से चीखते हुए घबराकर पीछे हट गया। डर ने उसके दिल और दिमाग को भर दिया। वह अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वह एक साधारण व्यक्ति बन गया हो। भूतों की यही एक विशेषता होती थी, वे बेहद डरावने होते थे। जिनकी इच्छाशक्ति मजबूत नहीं होती वे आसानी से विचलित हो जाते हैं और अपनी पूरी ताकत का प्रदर्शन करने में असमर्थ होते हैं। बूम! इस क्षण एक मुक्का जोर से आया। जलते हुए मुक्के ने लाल कपड़े पहनी महिला को पीछे धकेल दिया और प्रेतवाधित ऊर्जा विलीन हो गई। जो व्यक्ति आया था उसने सफेद कपड़े पहने हुए थे और उसके चेहरे पर भावहीनता थी। उसने लिंग जेन को देखते हुए भौहें चढ़ाईं। बड़े भाई, जल्दी से उसे मार डालो, जल्दी से उसे मार डालो। लिंग जेन को अपना रक्षक मिल गया और वह खुशी से झूम उठा। वह सफेद कपड़े पहने हुए व्यक्ति के पीछे छिप गया और चिल्लाने लगा। लाल वस्त्र पहने महिला का चेहरा गंभीर और भावहीन था। उसने सफेद वस्त्र पहने पुरुष को देखते हुए दांत पीसते हुए कहा, लिंग बईयुन, क्या तुम उसकी रक्षा करने जा रहे हो? आप अभी तो उसकी रक्षा कर सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। लिंग बईयुन ने भौहें चढ़ाकर कहा, तुम भूत क्यों बन गए? मुझे भूतों के बारे में बहुत जिज्ञासा है। मेरे साथ क्यों नहीं चलते? हे लिंग बईयुन, मैं एक दुष्ट भूत हूँ। मैं यहाँ उसकी जान लेने आया हूँ। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम अपने काम से मतलब रखो। मेरे भूतों के समूह से खिलवाड़ करना ठीक नहीं है। लाल कपड़े पहनी महिला लिंग बईयुन से बहुत डरी हुई थी। मुझे नहीं पता कि इन्हें हल्के में लेना चाहिए या नहीं, लेकिन आप सबने पूरे उत्तरी क्षेत्र में दहशत फैला दी है। बहुत जल्द विशेषज्ञ आएंगे। मुझे लगता है कि वे सभी भूतों में बहुत रुचि रखते हैं। लिंग बईयुन मुस्कुराया और काले कपड़े पहने उस व्यक्ति की ओर देखा जो चौकी की रखवाली कर रहे स्वर्ग क्षेत्र के विशेषज्ञ का सामना कर रहा था। फिर उसने पूछा, वह यू परिवार का कोई सदस्य है ना? क्या आपकी भूत जाति का संबंध चूपिंगफान से है? जब उसने चूपिंगफान का जिक्र किया तो लिंग बईयुन के चेहरे के भाव बिगड़ गए। इसी क्षण एक आकृति प्रकट हुई और बोली, मैं उसे रोके रखूंगा जबकि तुम उसे मार डालो। युवा सेनलुआ भूत डोमेन। युवा ने अपनी चाल चली और लिंग बईयुन को दूर रखा। लड़ाई बेहद तीव्र थी और युवा वास्तव में युद्ध में उसके खिलाफ कोई लाभ हासिल नहीं कर पाए। लाल कपड़े पहनी महिला ने हरकत की और लिंग जेन पर हमला कर दिया। कुछ ही देर बाद लाल वस्त्रधारी महिला ने लिंग जेन पर कब्जा कर लिया और उसे दूर ले जाने लगी। तुम भी पीछे हटने के लिए तैयार हो जाओ। तुम कहाँ जा रहे हो? लिंग बईयुन की मुट्ठी की शक्ति अचानक बढ़ गई और उसकी ऊर्जा और रक्त का सार उमड़ पड़ा। चारों ओर एक प्रचंड आभा फैल गई और यू एर के चेहरे पर हल्का सा बदलाव आया। उसकी तीव्र यांग आभा ने भूत जाति की इन आभा को दबा दिया। यदि वह उससे सीधे मुकाबले में उतरती तो निश्चित रूप से उसे नुकसान उठाना पड़ता। चूजुआन ने पूर्वी क्षेत्र की चौकी पर स्थिति का जायजा लिया और तुरंत समझ गया कि क्या हुआ था। आपने पूर्वी क्षेत्र में कुछ दिव्य आत्माओं को भूतों में परिवर्तित कर दिया था। इनमें से एक लाल वस्त्रधारी महिला भूतनी को लिंग जेन ने सताया था। उस समय अपनी पवित्रता बनाए रखने के लिए उसने आत्मविनाश कर लिया था, जिससे उसका शरीर नष्ट हो गया था। भागते समय उसकी दिव्य आत्मा बुरी तरह घायल हो गई थी। उस समय भूत जाति ने पूर्वी क्षेत्र में पहले ही अपना नाम कमा लिया था। इसके अलावा कई लोगों ने अपनी दिव्य आत्माओं को भूतों में बदलने की संभावना के बारे में सुना था, जिससे उन्हें अपने हथियारों से बदला लेने का अवसर मिल सके। इस प्रकार उसने ये कहते हुए प्रस्थान किया, भले ही मैं भूत बन जाऊं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। फिर उसकी दिव्य आत्मा शरीर से विलीन हो गई। संयोगवश उसकी मुलाकात यू एर से हुई, जिसने उसे भूत जाति की साधना तकनीक का अभ्यास करने की अनुमति देकर उसे भूत में बदल दिया। इसके अलावा लाल वस्त्रधारी महिला भूतनी बहुत प्रतिभाशाली थी। भूत बनने के बाद उसकी शक्ति तेजी से बढ़ गई। आज रात युवा भूतों की दौड़ को दक्षिणी क्षेत्र में वापस ले आया था और लाल वस्त्रधारी महिला भूत को बदला लेने में भी मदद कर रहा था। इसी कारण 100 भूतों द्वारा चौकी को चुनौती देने की घटना घटी। हालांकि अगर मौजूदा स्थिति इसी तरह बिगड़ती रही तो बहुत जल्द विशेषज्ञ वहां पहुंच जाएंगे। युवा और अन्य भूतों की सीमित शक्ति को देखते हुए इस तरह के घटनाक्रम का परिणाम भयावह होने की संभावना थी। अचानक हुए हमले और भूत प्रेतों से अपरिचित साधकों के कारण अब उनका पलड़ा भारी था। भय और आतंक उत्पन्न करने की उनकी स्वाभाविक क्षमता के साथ मिलकर उन्होंने अस्थायी लाभ प्राप्त कर लिया था। स्वर्गलोक के विशेषज्ञ को कोई और रोक रहा था। काले कपड़े पहने वह व्यक्ति निस्संदेह यू परिवार का एक शक्तिशाली विशेषज्ञ था। यू बेबी लगातार चूपिंगफान के आसपास मंडराती रहती थी, जिसे देखकर यू परिवार खुश था। अगर वे ऐसे राक्षस के साथ अच्छे संबंध बना लेते तो भविष्य में यू परिवार को किसी बात की चिंता नहीं रहती। चूजुआन ने अपना हाथ हिलाया और भूत राजा फेंगडू और स्वर्ग क्षेत्र के 2 भूत विशेषज्ञ प्रकट हुए। जाओ और उसे वापस ले आओ। हाँ, भूत राजा अपने साथ भूत राजा की मुहर लेकर 2 स्वर्गलोक के भूत विशेषज्ञों के साथ पल भर में चले गए। भूत जाति के प्रकट होने के बाद अब उनके लिए अपनी शक्ति दिखाने का समय आ गया था। पूर्वी क्षेत्र की चौकी पर लिंग जेन लगातार चीख चीख कर चिल्ला रही थी। युवा लड़ते हुए पीछे हट गई। हालांकि चौकी पर मौजूद साधकों ने जैसे ही होश संभाला, उन्होंने अपना मन शांत किया और जवाबी हमला शुरू कर दिया। जल्द ही भूतों की स्थिति दयनीय हो गई। दूर से ही उन्हें स्वर्गलोक के एक विशेषज्ञ के आगमन का आभास हो गया था। यू परिवार का विशेषज्ञ चिंतित था।
वह अब और बर्दाश्त नहीं कर सका और उसे भागना पड़ा। आप भी चिंतित थे, उसे मदद के लिए पुकारना पड़ा। इसी क्षण 2 शक्तिशाली भूतों की आभा चौकी से गुजरी, जिससे सभी साधक चौंक गए। बूम! लिंग बेयुंग घबराकर पीछे हट गया। यू परिवार का स्वर्ग क्षेत्र विशेषज्ञ भूत जाति के विशेषज्ञों को आते देख ही पीछे हट गया। 10 मीटर से भी अधिक ऊंचे 2 भयंकर भूत पलक झपकते ही चौकी पर उतर आए। उनकी दिव्य आभा सबके सामने प्रकट हो गई। बूम! उनमें से एक ने हाथ उठाया और प्रहार किया, जिससे चौकी की रखवाली कर रहे स्वर्ग क्षेत्र के विशेषज्ञ को सीधे तौर पर दबा दिया गया। दूर से स्वर्गलोक का एक शक्तिशाली योद्धा तेजी से आगे बढ़ा। भूत राजा ने कोई हरकत नहीं की। वह दिव्य क्षेत्र का विशेषज्ञ था, इसलिए इस समय उसके लिए कोई कदम उठाना उचित नहीं था। अन्यथा इससे एक श्रृंखला प्रतिक्रिया शुरू हो सकती थी। जब तक मानव जाति स्वयं अपने दिव्य क्षेत्र के अस्तित्व को नहीं लाएगी, तब तक वह कोई कदम नहीं उठाएगा। हम प्रेत जाति हैं। जो कोई भी अन्यायपूर्ण तरीके से मरता है और जिसकी दिव्य आत्मा नष्ट नहीं होती, वह हमारी प्रेत जाति में शामिल हो सकता है और बदला लेने के लिए प्रेत में परिवर्तित हो सकता है। एक भयानक भूतिया आवाज चारों दिशाओं में फैल गई। कुछ घुमंतु किसानों ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। क्या वे भूतों में परिवर्तित हो रहे हैं? जब तक उनकी दिव्य आत्मा नष्ट नहीं हो जाती, तब तक वे भूत बन सकते थे और बदला लेने का मौका पा सकते थे। निराशा की स्थिति में यह निस्संदेह एक रास्ता था। सामान्य तौर पर जब शरीर नष्ट हो जाता था तो भले ही दिव्य आत्मा नष्ट न हो, फिर भी उसका दोबारा उठ खड़ा होना लगभग असंभव था। या तो कोई कमजोर शरीर पर कब्जा कर ले या जीवित रहने के लिए कहीं छिप जाए। जो लोग किसी कृषक का शरीर धारण नहीं कर सकते थे, उन्हें साधारण लोगों के रूप में ही संतोष करना पड़ता था और इस प्रकार उनका जीवन छोटा हो जाता था। ऐसी स्थिति में बदला लेना लगभग असंभव था। इसके अलावा ऐसे प्राकृतिक संसाधन भी बहुत कम थे जिनसे वे अपने शवों को बरामद कर सकें। अब जब वे भूत बन सकते थे, तो इसमें कोई संदेह नहीं था कि उनके पास बचने का एक और रास्ता था। मानव स्वर्ग क्षेत्र के विशेषज्ञों और भूत जाति के स्वर्ग क्षेत्र के विशेषज्ञों के बीच थोड़ी देर तक लड़ाई चलने के बाद उन्होंने लड़ाई बंद कर दी। भूतों की टोली चली गई। वे ठंडी हवा के एक झोंके में बदल गए और पलक झपकते ही गायब हो गए। वे आए और बिना कोई निशान छोड़े चले गए। चू जुबान स्थिति पर नजर रख रहा था। उसने भूत राजा को इसलिए भेजा था ताकि किसी दिव्य क्षेत्र के विशेषज्ञ के प्रकट होने की संभावना से बचाव किया जा सके। अंत में भारी हंगामे के बावजूद कोई भी दिव्य क्षेत्र का विशेषज्ञ प्रकट नहीं हुआ। क्या ऐसा हो सकता है कि उत्तरी क्षेत्र में कोई दिव्य क्षेत्र का विशेषज्ञ न हो? इस नई नस्ल के बारे में कम से कम उत्सुक न होने का कोई कारण तो था ही, है ना? या फिर उन्होंने इसलिए खुद को रोक लिया क्योंकि यू एर के नेतृत्व वाली भूत जाति मानव साधकों की आत्माओं से बनी थी। भूतों का राजा लौट आया था और भूत जाति ने अपने सदस्यों की संख्या में 100 से अधिक की वृद्धि कर ली थी। जन्म के बाद भले ही उनका रूप बदल गया हो, फिर भी वे भूत जाति से ही संबंधित थे। उनकी प्रतिभा का स्तर उन अधोलोक जाति के सदस्यों की तुलना में काफी खराब हो सकता है जो भूतों में परिवर्तित हो गए थे, लेकिन फिर भी उनमें 1 या 2 प्रतिभाशाली लोग थे। उदाहरण के लिए लाल वस्त्र पहने महिला भूत लिंग जेन की मृत्यु हो गई। उसकी आत्मा लाल वस्त्रधारी स्त्री भूत द्वारा जकड़ी हुई थी और वह उसे यातना दे रही थी और धीरे धीरे उसे खा रही थी। भूत राजा भूत जाति के सभी सदस्यों को फैंगडू गुप्त क्षेत्र में वापस ले आया ताकि उन्हें भूत जाति की और अधिक तकनीकें सिखाई जा सकें और उन्हें मजबूत बनाया जा सके। दादाजी, मैं वापस आ गया हूँ। युवा चू जुबान के सामने खड़ी थी, बहुत आज्ञाकारी दिख रही थी। चू जुबान ने अपना हाथ उठाकर उसके सिर पर थपथपाया और कहा, तुमने भूत जाति में नए सदस्य जोड़कर बहुत अच्छा काम किया है। उसने युवा पर यूं ही इतना प्यार नहीं बरसाया था। वह उसे भूत जाति की पवित्र कन्या बनाएगा और भविष्य में उसे भूत जाति का मुखिया नियुक्त करेगा। प्रतिभा और क्षमता के मामले में यू एर फैंगडू भूत राजा की तुलना में कहीं अधिक सक्षम था। आप देख रहे हैं कल्टिवेशन मॉडल। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तुम पिंगफान को छोड़कर अकेले वापस आने की हिम्मत कैसे कर पाए? चू जुबान ने हंसते हुए पूछा। युवा और चू पिंगफैन एक दूसरे से कभी अलग नहीं होते थे। उसे अकेले लौटते देख जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ चल रही थी। तुमने मुंह फुलाकर कहा, दादाजी, एक बुढ़िया है जो रोज फैन को परेशान करती है। क्या आपको लगता है कि मुझे उसे भूत बना देना चाहिए? फैन पहले ही कह चुका है कि उसे वह बुढ़िया पसंद नहीं है, फिर भी वह आती ही रहती है। वह बहुत परेशान करती है। इसके अलावा मैंने सुना है कि उसकी सगाई हो चुकी है, लेकिन फैन वास्तव में सगाई तोड़ना चाहती है। उसका मंगेतर भी साधारण नहीं है, वह बहुत शक्तिशाली है। फैन के पूर्वी क्षेत्र में आने से पहले उन्हें पूर्वी क्षेत्र के नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में जाना जाता था। तुम लगातार बकबक कर रही थी। वह यू बेई के बारे में शिकायत कर रही थी, जिसे वह बहुत परेशान करने वाली और चू पिंगफान को बहुत तंग करने वाली मानती थी। हालांकि अपने भाषण में उसने यू बेई से नफरत का इजहार किया, लेकिन असल में उसे यू बेई का शरीर पसंद था। वह यू बेई के शरीर पर अधिकार करके चू पिंगफान के साथ अंतरंग संबंध बनाना चाहती थी। ये सुनकर चू जुबान के चेहरे पर एक अजीब सा भाव आ गया। उन्हें लगा कि चू पिंगफान, यू एर और यू बेई के बीच का रिश्ता कुछ ठीक नहीं लग रहा था। आपने शर्माते हुए कहा, पूर्वज जी, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे मेरे भूतिया प्रभाव से यू बेई पर प्रतिकूल असर न पड़े? चू जुबान अवाक रह गई। तुम इस काम के लिए अकेले वापस आए हो। यू बेई अभी तक सम्राट स्तर तक भी नहीं पहुंचा था, लेकिन यू एर पहले से ही सम्राट स्तर के 9वें स्तर पर था। युवा की प्रगति की गति चू जुबान की अपेक्षाओं के अनुरूप थी। युवा की प्रतिभा अद्भुत थी। पूर्वी क्षेत्र में उसने संभवतः कुछ अवशिष्ट आत्माओं का उपभोग किया था और कुछ दिव्य आत्माओं को परिष्कृत किया था। उसकी शक्ति में इतनी तेजी से वृद्धि होना स्वाभाविक था। भूत जाति की साधना 9 क्षेत्रों के साधकों की साधना से भिन्न थी। वह 9वें स्तर की सम्राट स्तर की भूतनी थी और जिस व्यक्ति को उसने अपने वश में किया था वह सम्राट स्तर का साधक भी नहीं था। भले ही वह अपनी भूतिया आभा को दबा ले, फिर भी उसका यू बेई पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। उदाहरण के लिए, उसकी ऊर्जा और रक्त का सार कम हो जाएगा और उसकी आत्मा कमजोर हो जाएगी।
यदि वह लंबे समय तक प्रेतबाधित रहती तो वह एक ऐसे अस्तित्व में भी परिवर्तित हो सकती थी जो न तो मनुष्य होता और न ही भूत। आप इसी मामले की वजह से वापस आए हैं? सच में नहीं, आपने शर्माते हुए कहा। मैं चाहती थी कि कोई बुजुर्ग मेरे साथ पूर्वी क्षेत्र में भूत जाति को मजबूत करने के लिए आए, लेकिन मैं उसके आदेशों का पालन नहीं करना चाहती। चू जुबान समझ गई। पूर्वी क्षेत्र समृद्ध था, वहां सम्राट स्तर के साधक दुर्लभ नहीं थे, जिसका अर्थ यह था कि उनके बीच अक्सर युद्ध भी होते रहते थे। यदि युद्ध में उनके शरीर नष्ट हो जाते और उनकी दिव्य आत्मा किसी तरह बच निकलती तो वे भूतों में परिवर्तित हो सकते थे। इसके अलावा पूर्वी क्षेत्र में ऐसे कई विशेषज्ञ अवश्य ही रहे होंगे जिन्होंने अपने भौतिक शरीर को खो दिया था और केवल अपनी दिव्य आत्मा को ही धारण किया था। वे संभवतः पूर्वी क्षेत्र के किसी अज्ञात कोने में जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे थे। युवा की प्रतिभा को देखते हुए वह प्राचीन पाताल लोक के धर्मग्रंथ में वर्णित कुछ तरीकों का उपयोग करके इन दिव्य आत्माओं को खोज सकती है। भूत जाति को तेजी से मजबूत करने का यह सबसे अच्छा तरीका था। युवा की ताकत अपर्याप्त थी। कम से कम उसे मोर्चा संभालने के लिए स्वर्गलोक के एक भूत विशेषज्ञ की आवश्यकता थी। स्वर्गलोक के वे सभी भूत प्रेत विशेषज्ञ उसके वरिष्ठ थे। यदि वे उसके साथ पूर्वी क्षेत्र में जाते तो युवा को उनके आदेश मानने पड़ते और उसे अपनी इच्छानुसार कार्रवाई करने की स्वतंत्रता नहीं रहती। इसीलिए वह चूजुवान को ढूंढने वापस आई थी। चूजुवान को भूत जाति को मजबूत करने की आवश्यकता थी। इसके अलावा वह यू एयर को बहुत महत्व देता था, क्योंकि वह भूत जाति के भाग्य का भार अपने कंधों पर लिए हुए थी। ये कहा जा सकता है कि यू एयर भूत जाति की नियति से जन्मी बेटी थी। ठीक है, मैं आपकी इच्छा के अनुसार करूंगा। चूजुवान ने अपना हाथ हिलाया और फेंगडू सीक्रेट रियल्म बाहर निकलकर उसकी हथेली में आ गया। अंदर मौजूद भूत जाति के सभी सदस्य बाहर आए और जमीन पर घुटने टेक दिए। आज से युवा प्रेत जाति की पवित्र कन्या है। उसका दर्जा प्रेत राजा से कम नहीं है और वह प्रेत राजा के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। वह प्रेत जाति का भाग्य अपने ऊपर धारण करती है। चूजुवान ने अपना हाथ हिलाया और यू एयर के सामने एक छोटी सी धूसर घंटी प्रकट हुई। ये पवित्र कन्या की घंटी है। यह आत्माओं को वश में कर सकती है, आत्माओं को आत्मसात कर सकती है और आत्माओं को नियंत्रित कर सकती है। कोई भी प्रेत इसके साथ आपकी अवज्ञा करने का साहस नहीं करेगा। तुम बेहद खुश थी। उसने घंटी उठाई और जमीन पर घुटने टेक दिए। धन्यवाद दादाजी। भूत जाति के अन्य सभी सदस्यों ने युवा को प्रणाम किया। नमस्कार पवित्र कन्या। आप मुस्कुराई और हाथ हिलाते हुए बोली, उठो। वह हाथ में घंटी लेकर खेल रही थी और बेहद खुश थी। यह एक अनमोल खजाना था और इससे उसका एक आध्यात्मिक संबंध बन गया था। कोई भी इसे उससे छीन नहीं सकता था। इसके बाद चूजुवान ने भूत जाति के छठे स्तर के स्वर्ग क्षेत्र के एक बुजुर्ग की ओर इशारा करते हुए कहा, अभी तुम यू एयर के पीछे चलो। उसके आदेशों का पालन करो, समझे? जी भूत पूर्वज। भूत जाति के बुजुर्ग ने आदरपूर्वक प्रणाम किया। भूत पूर्वज के आदेशों का उल्लंघन करने की हिम्मत किसी की नहीं थी। इसके अलावा सभी देख सकते थे कि चूजुवान के लिए यू एयर किसी और से ज्यादा महत्वपूर्ण थी। जिस तरह से उसने उससे बात की, उससे यह बात स्पष्ट हो गई। युवा की ही पीढ़ी में किसने उसे दादाजी कहने की हिम्मत की? तुम ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिसने उसे ऐसा कहने की हिम्मत की। चूजुवान ने अपना हाथ हिलाया और फेंगडू सीक्रेट रियल्म और भूत पॉकेट डायमेंशन में वापस चले गए। स्वर्गलोक के भूत बुजुर्ग की आकृति चमक उठी और वह युवा की घंटी में प्रवेश कर गया। आपने घंटी हटा दी और उसने चूजुवान की ओर देखा और शर्माते हुए कहा, दादाजी क्या यू बेबी को मेरे भूतिया प्रभाव से बचाने का कोई तरीका है? तुम्हें उसे पाने की इतनी जरूरत क्यों है? चूजुवान अवाक रह गई। क्या वो फैन के प्रति जुनूनी नहीं है? वो बहुत खूबसूरत भी है। मुझे उसके शरीर को नियंत्रित करना और फैन के साथ खेलना अच्छा लगता है। ये बहुत दिलचस्प है। आप थोड़ा शर्मा गए। साथ ही उसका वह मंगेतर थोड़ा परेशान करने वाला है। अगर मैं उसे फैन के साथ संबंध बनाने के लिए मजबूर कर दूं तो मैं उसकी सगाई तोड़ने में मदद कर सकता हूं और फिर बाद में उसके उस मंगेतर को हरा सकता हूं। फिर वह भविष्य में फैन के साथ जा सकती है और उसकी नौकरानी बन सकती है। क्या ये बढ़िया नहीं है? चूजुवान के होंठों के कोने फड़क उठे। यू बेबी के शरीर को नियंत्रित कर रही थी और चूपिंगफैन के साथ खेल रही थी। आखिर चल क्या रहा था? उसे नहीं पता था कि चूपिंगफान क्या सोच रहा था। उसने विरोध क्यों नहीं किया? देखो वो कितना मूर्ख और सुस्त था। उसके जैसा नौजवान खेलने में इतना माहिर कैसे हो सकता है? चूजुवान ने मन ही मनाह भरी। वह इतने सालों से घर में ही सिमटा हुआ था। वह बदलते दौर के साथ कदम मिलाकर नहीं चल पा रहा था और बूढ़ा होता जा रहा था। आजकल के युवा सचमुच खेलना जानते हैं। यू एयर की उम्मीद भरी आंखों को देखकर चूजुवान ने आह भरी। छोड़ो भी, ये नौजवान जो चाहे कर सकते हैं। मैं बस उनकी इच्छा पूरी कर दूंगा। वह बहुत कमजोर है, उसे कम से कम सम्राट के स्तर पर तो होना ही चाहिए। बोलते बोलते उसने एक गोली निकाली और उसे फिर से परिष्कृत किया। उसने वह गोली तुम्हें देते हुए कहा, यह गोली उसे सम्राट स्तर तक शीघ्र पहुंचने में मदद कर सकती है। मैं तुम्हें एक छोटी सी तकनीक भी सिखाऊंगा। तुम उसे यह सिखा देना। भविष्य में जब तुम उसके शरीर में प्रवेश करोगे तो कोई दुष्प्रभाव नहीं होगा। चूजुवान की वर्तमान साधना स्तर को देखते हुए उसके लिए यू बेबी को सम्राट स्तर तक शीघ्रता से पहुंचाना कठिन नहीं था। इसके अलावा यू बेबी की प्रतिभा भी कम नहीं थी। उसने गोली युवा को दी और उसे एक छोटी सी तकनीक सिखाई। धन्यवाद दादाजी, आप बहुत खुश थे। क्या ऐसा कुछ है जो आपको समझ नहीं आया? हाँ है, युवा ने सिर हिलाकर कहा। इसके बाद चूजुवान ने यू एयर को कुछ सुझाव दिए और उसे प्राचीन पाताल लोक के ग्रंथ से एक और भी गहन गुप्त तकनीक सिखाई। चूजुवान ने युवा और लिंग बेयुन के बीच की लड़ाई देखी थी। परिणाम स्वरूप वह युवा की कमजोरी को दूर करना चाहता था और उसकी प्रेत शक्तियों और शरीर को और भी मजबूत बनाना चाहता था। दादाजी, मैं पूर्वी क्षेत्र में वापस जा रहा हूँ। आगे बढ़ो। चूजुवान ने हाथ हिलाया। यू एयर को जाते हुए देखकर चूजुवान ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं।
यूबेई की इस तरह मदद करने का एक और कारण था। यूबेई के मंगेतर लिंग बेयुन थे, जो पूर्वी क्षेत्र के लिंग परिवार से थे। उन्हें पूर्वी क्षेत्र का नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति माना जाता था। वह पूर्वी क्षेत्र के भाग्य का पुत्र था। चू जुवान पूर्वी क्षेत्र का भाग्य चू पिंगफान को सौंपने की कोशिश कर रहा था। वह चाहता था कि चू पिंगफान लिंग बेयुन की जगह ले और पूर्वी क्षेत्र के भाग्य का उत्तराधिकारी बने। यदि वह सफल हो जाता तो मध्य क्षेत्र के भाग्य के पुत्र के अलावा कोई और चू जुवान के अधीन नहीं होता। उत्तरी क्षेत्र के बाकी 4 क्षेत्रों के लोग उसके शिष्य होते। यूबेई का चू पिंगफान और यूए से नाता टूट गया था। इसी वजह से उनका लिंग बेयुन से झगड़ा हो गया था। लिंग बेयुन और चू पिंगफान के बीच संघर्ष तो अपरिहार्य ही था। चू जुवान ये देखने की कोशिश कर रहा था कि क्या वह किसी क्षेत्र का भाग्य बदल सकता है। भाग्य के मार्ग की अपनी समझ के आधार पर चू पिंगफान के पास लिंग बेयुन की जगह लेने और पूर्वी क्षेत्र के भाग्य के पुत्र बनने का अवसर था। भाग्य के पुत्र को अपने सौभाग्य के कारण इस क्षेत्र में स्वाभाविक लाभ प्राप्त होगा। वह संकट में नहीं मरेगा, बल्कि प्रत्येक संकट के बाद और भी मजबूत हो जाएगा। उसके शत्रु भी भाग्य के हाथों पराजित होंगे। चू पिंगफान ने परम दाव की साधना की। चरम दाव बहुत खास था। इसमें चरम दाव का महान भाग्य निहित था, इसलिए पूर्वी क्षेत्र के भाग्य के पुत्र होने के नाते लिंग बेयुन को जो लाभ प्राप्त थे उनसे वह स्वाभाविक रूप से अप्रभावित रहा। इसलिए जब लिंग बेयुन और चू पिंगफान के बीच लड़ाई हुई तो भाग्य के मामले में किसी का भी पलड़ा भारी नहीं था, जिसका अर्थ यह था कि लड़ाई का परिणाम पूरी तरह से उनकी ताकत से निर्धारित होगा। चू पिंगफान की शक्ति में अभूतपूर्व वृद्धि हुई थी। पूर्वी क्षेत्र में कई बार युद्ध लड़ने के बाद वह सम्राट स्तर के चौथे चरण से छठे चरण तक पहुंच चुका था। साधना के मामले में वह अभी भी लिंग बेयुन से कमजोर था। हालांकि उसे बाद वाले से डर नहीं था, क्योंकि उसके पास अभी भी अपने तुरुप के पत्ते थे जिन पर वह भरोसा कर सकता था। निर्णायक बिंदु रथ था। चू जुवान ने सौभाग्य का ताबीज निकाला और उसमें अपनी दाव आभा का संचार किया। उसने उसे हल्के से हिलाया और भाग्य और दाव की शक्ति सौभाग्य के ताबीज के चारों ओर लिपट गई। एक अदृश्य और रहस्यमयी शक्ति पल भर में फैल गई और पूर्वी क्षेत्र की ओर बढ़ गई। बस थोड़ा सा बदलाव ही काफी होगा और चू पिंगफान को सफल होने का मौका मिल जाएगा। चू जुवान ने सौभाग्य का ताबीज एक तरफ रख दिया और पूर्वी क्षेत्र पर ध्यान देना बंद कर दिया। दिव्य लोक के आकाश को हिला देने वाले स्वर्णिम रॉक के आसपास होने से कोई समस्या नहीं होगी। वह किसी अज्ञात प्रभाव के डर से किसी क्षेत्र के भाग्य को जल्दबाजी में नियंत्रित करने के लिए सौभाग्य के ताबीज का उपयोग करने का साहस नहीं करता था। भाग्य का नियम अत्यंत रहस्यमय था। 20 साल पूरे होने का समय नजदीक आ रहा था और चू जुवान ये देखने के लिए बेताब था कि उसे क्या इनाम मिलेगा। असुर प्राचीन भूमि खुलने ही वाली थी और एक भव्य आयोजन शुरू होने वाला था। स्वर्गीय दाव ताबीज योजना को क्रियान्वित किया जाने वाला था और चू जुवान को इस अवसर का लाभ उठाना आवश्यक था। एक बार जब स्वर्गीय दाव ताबीज योजना का पहला चरण सफलतापूर्वक कार्यान्वित हो गया तो उसे केवल स्वर्गीय दाव ताबीज को धीरे धीरे मजबूत करने, स्वर्गीय दाव ताबीज में स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों को मजबूत करने और उत्तरी क्षेत्र में स्वर्ग और पृथ्वी के वर्तमान नियमों को धीरे धीरे कम करने की आवश्यकता थी। ये चुपचाप आगे बढ़ेगा और किसी का ध्यान आकर्षित नहीं करेगा। चू जुवान को चुपचाप सब कुछ नियंत्रित करने का एहसास अच्छा लगता था। दिव्य आत्मा वाली बिल्ली आंगन की दीवार पर लेटी हुई थी और ऊब महसूस कर रही थी। जब से आकाश को हिला देने वाला सुनहरा रोक चू पिंगफान को ढूंढने गया था, तब से स्वर्गीय आत्मा बिल्ली ने अपने साथी को खो दिया था। वह चू पिंगफान को ढूंढना नहीं चाहती थी, क्योंकि चू पिंगफान को नक्काशी करना ज्यादा पसंद था। इसके अलावा सू शियान, एयर और चू यून भी इसे जाने नहीं देंगे। इसलिए स्वर्गीय आत्मा बिल्ली को ऊब कर आलस करना पड़ा। ये पहले भी कई बार चू परिवार के पैतृक निवास पर खेलने जा चुका था और इतना ऊब गया था कि इसने चू परिवार की दवा बनाने वाली भट्टियों को भी कई बार गिरा दिया था। चू परिवार के शिष्यों ने चू यून को इसे कई बार ले जाते हुए देखा था, इसलिए वे असहाय थे। उस दिन दिव्य आत्मा बिल्ली की आंखें चमक उठीं और उसका शरीर पलक झपकते ही गायब हो गया। वह चू परिवार के क्षेत्र की सीमा पर प्रकट हुई और जमीन पर दुबक कर बैठ गई, दोनों लोगों के आने का इंतजार करने लगी। महान किन राजवंश के शाही महल में किन कियून ने बाई शाओकोंग और शिन युवान फैंग की ओर देखते हुए भौहें चढ़ाकर कहा, तुम चू परिवार के इलाके में नहीं जा सकते। शिन युवान फैंग सम्राट स्तर के 9वें पायदान पर था और वह 9 तलवारों के पर्वत का तलवार बालक था। उसकी पहचान सरल नहीं थी। तुम नन्ही लोमड़ी, तुम पहले की तरह ही डरपोक हो। हम कौन हैं? अब हमारे पास क्या ताकत बची है? जिससे तुम डर रहे हो वह तो केवल सम्राट स्तर का है। शिन युवान फेंग ने किन केयुन को तिरस्कार की दृष्टि से देखा। किन केयुन गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने क्रोध से कहा, मैं अब छोटी लोमड़ी नहीं हूं। ठीक है, अब आपको हमारे मामलों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस बड़े भाई के आज्ञाकारी होकर वापस आने का इंतजार कीजिए। शिन युवान फेंग ने उसे नजरअंदाज कर दिया। हम्फ। किन केयुन ने ठंडी सांस ली, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती थी। शिन युवान फेंग उस समय केनियन के अच्छे दोस्तों में से एक था। उसने एक योजना बनाई थी और पुनर्जन्म लेने के लिए एक गुप्त तकनीक का इस्तेमाल किया था। ये सब असुर प्राचीन भूमि और केनियन के साथ फिर से लड़ने की उसकी इच्छा के लिए था। उस समय केनियन के कुछ सबसे अच्छे दोस्त इसी तरह के थे। अपनी योजना पूरी करने के बाद उन्हें गंभीर चोटें आईं और उन्होंने पुनर्जन्म लेने और वापस लौटने के लिए अपनी गुप्त तकनीकों और खजानों का इस्तेमाल किया। बाई शाओकोंग भी वैसा ही था। फर्क सिर्फ इतना था कि उसे सबसे पहले गंभीर चोटें आईं और वह लगभग मर ही गया था। उसे संपूर्ण बाई शेंग पर्वत संप्रदाय की नींव समाहित थी। पुनर्जन्म के बाद वह अपने द्वारा प्राप्त ज्ञान को आत्मसात करने के लिए एकांतवास में चला गया। चलो चलते हैं, चलो उस व्यक्ति से मिलते हैं जिसका जिक्र लिटिल फॉक्स ने किया था। बाई शाओकोंग और शिन युवान फेंग चले गए। किन कीयून चुप रही। वह उन दोनों को रोक नहीं सकती थी। वह बस यही उम्मीद कर सकती थी कि चू जुबान क्रोधित न हो, अन्यथा परिणाम अप्रत्याशित और संभवतः भयानक हो सकते थे। शिन युवान फेंग और बाई शाओकोंग स्थिर गति से चू परिवार के क्षेत्र की ओर चल पड़े।
तीसरे भाई, उस समय बूढ़े चू और बाकी 2 लोग बड़े भाई की रक्षा करने के चक्कर में क्या वे मारे गए थे? बाई शाओकोंग ने पूछा। क्योंकि अंतिम योजना के शुरुआती चरणों में ही उन्हें भारी झटका लग चुका था, इसलिए बाई शेंगशान ने महान युद्ध के बाद के चरणों में भाग नहीं लिया। चू, हे, झाओ, सब गिर गए, शिन युवानफेंग ने आह भरते हुए कहा। तो फिर बिग ब्रदर का क्या होगा? बाई शाओकोंग ने चिंता से कहा। चिंता मत करो, बड़े भाई एक सक्षम व्यक्ति हैं, उनसे गलती कैसे हो सकती है? मुझे विश्वास है कि वे बहुत जल्द लौट आएंगे, शिन युवानफेंग ने उनके कंधे पर थपथपाते हुए कहा। उसने अपना सिर उठाया और चू परिवार के इलाके की ओर देखा। उसने भौहें चढ़ाकर कहा, अगर वह व्यक्ति चू परिवार का है तो ठीक है, अगर वह चू परिवार का नहीं है तो हम उसे अपने यहाँ नहीं रख सकते। बाई शाओकोंग ने सिर हिलाया। वे दोनों सम्राट क्षेत्र के 9वें स्तर पर थे। वे उसी क्षेत्र में रहने वालों में बेहद शक्तिशाली थे। उन्होंने चू परिवार की ताकत को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। जब वे चू परिवार के इलाके के करीब पहुंचे तो उन्हें जमीन पर बैठी एक प्यारी सी बिल्ली दिखाई दी। बाई शाओकोंग मुस्कुराया और बोला, ये बिल्ली तो बड़ी आज्ञाकारी लगती है, क्यों ना हम इसे पकड़कर छोटी लोमड़ी को दे दें? इसे छोटी लोमड़ी को मत दो, छठी बहन को भी ये पसंद आना चाहिए, इसे पकड़कर उसे दे दो, शिन युवानफेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने हाथ उठाया और बिल्ली को पकड़ लिया। अचानक उसका कंधा नीचे झुक गया। अचानक कोई रोएंदार जीव उसके कंधे पर आकर बैठ गया। उसका दिल भी बैठ गया। बाई शाओकोंग का दिल भी बैठ गया। जैसे ही शिन युवानफेंग ने हरकत की, बिल्ली गायब हो गई। बाई शाओकोंग ने अपनी आंखों के कोने से देखा कि एक रोएंदार जीव शिन युवानफेंग के कंधे पर बैठा हुआ है। बूम! पल भर में उनकी आभाएं उमड़ पड़ी, जो स्वर्गीय आत्मा बिल्ली को दबाना चाहती थी। बम बम बम! इससे पहले कि उनकी आभा पूरी तरह से फूट पाती, उन्होंने महसूस किया कि एक छोटा सा नर्म पंजा उनके सिर पर थप्पड़ मार रहा है। पंजे की गति इतनी तेज थी कि वे उस पल में कितनी बार थप्पड़ खाए, इसका हिसाब नहीं रख पाए। शिन युवानफेंग को थप्पड़ मारने के बाद इसने बाई शाओकोंग को फिर से थप्पड़ मारा। धड़ाम! शिन युवानफेंग और बाई शाओकोंग जमीन पर गिर पड़े। उनके सिर सुअरों की तरह सूज गए थे। म्याऊं! स्वर्गीय आत्मा बिल्ली उन दोनों के सामने बैठ गई और अपनी मनमोहक आंखों से उन्हें देखने लगी। शिन युवानफेंग चौंक गया। उसकी सूजी हुई आंखों में देखने के लिए बस थोड़ी सी जगह बची थी। दिव्य आत्मा बिल्ली का मनमोहक रूप देखकर वह भयभीत हो गया। ये किस प्रजाति की बिल्ली थी? ये बहुत ही भयानक था। सम्राट स्तर के 9वें पायदान पर मौजूद वह व्यक्ति इसका विरोध करने की शक्ति नहीं रखता था। बाई शाओकोंग भी इसी तरह स्तब्ध रह गया और उसे किन की उनकी बातें न सुनने का पछतावा हुआ। वे दोनों जमीन पर गिर पड़े। उनके शरीर कमजोर थे और हिलने डुलने में असमर्थ थे। उनकी ताकत मानो गायब हो गई थी। दिव्य आत्मा बिल्ली ने अपना एक पंजा उठाया और उसे शिन युवानफेंग की ओर बढ़ाया। पंजा बड़ा होता गया, जिससे शिन युवानफेंग इतना डर गया कि उसकी सांसें रुक गईं। ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। इससे पहले कि वह अपने बड़े भाई को देख पाता, वह इस बिल्ली के हाथों मरने ही वाला था। तीसरा भाई, बाई शाओकोंग असहाय होकर देखता रह गया जब बिल्ली के पंजे ने शिन युवानफेंग को ऊपर उठाया और उसे दूर उड़ा दिया। इसके बाद बिल्ली का पंजा उसकी ओर बढ़ा। पा! बाई शाओकोंग शिन युवानफेंग के बगल में गिर पड़ा और उसे पूरे शरीर में दर्द महसूस हुआ। उसने कांपती हुई आवाज में पूछा, तीसरे भाई, आप कैसे हैं? मैं अभी मरा नहीं हूं, छोटी लोमड़ी से मदद मांगो। बाई शाओकोंग मदद मांगने के लिए अपना संचार ताबीज निकालना चाहता था। ये बेकार है, शिन युवानफेंग ने उसे रोक दिया। ये बिल्ली बहुत भयानक थी। इसकी ताकत सम्राट क्षेत्र से कहीं अधिक थी। किन की उनसे मदद मांगना बेकार था। दिव्य आत्मा बिल्ली एक बार फिर उन दोनों के सामने आ बैठी। उसने अपने पंजे फिर से फैलाए और उन दोनों को जकड़ लिया। पलक झपकते ही वह चू परिवार के इलाके से बाहर एक पहाड़ पर पहुंच गई। इसने शिन युवानफेंग और बाई शाओकोंग को जमीन पर पटक दिया। दिव्य आत्मा बिल्ली का शरीर रूपांतरित हो गया और वह एक बड़ी चट्टान पर आलस्य से लेट गई। अपने छोटे पंजों को हिलाते हुए उसने शिन युवानफेंग और बाई शाओकोंग के सामने एक पंखा और एक विशेष रूप से बनाई गई कंघी रख दी। दिव्य शक्ति की एक किरण नीचे आए और उनके घाव तुरंत ठीक हो गए। उनकी सारी ताकत वापस लौट आई थी। हालांकि उन दोनों ने कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। इसके बजाय वे पंखे और कंघी को देखकर अचंभित हो गए। ये दोनों वस्तुएं वास्तव में दिव्य श्रेणी के सर्वोच्च खजाने थे। यह, शिन युवानफेंग ने सावधानी से अपना मुंह खोला। पा! स्वर्गीय आत्मा बिल्ली ने उसे जमीन पर पटक दिया। बाई शाओकोंग ने अपनी लार नीली और विनम्रता से मुस्कुराया। हे बिल्ली, क्या आप हमसे अपना शरीर साफ करने के लिए कह रहे हैं? वह शिन युवानफेंग की तरह तलवारबाजी का माहिर नहीं था, इसलिए उसका दिमाग थोड़ा अधिक लचीला था। बिल्ली ने अपना पंजा उठाया और अपना सिर रगड़ा, मानो उसे सीखने योग्य होने के लिए उसकी प्रशंसा कर रही हो। ठीक है, बिल्ली स्वामी। बाई शाओकोंग ने तुरंत कंघी उठाई और बिल्ली के शरीर को ब्रश करना शुरू कर दिया। वह कंघी बहुत खास थी। हर बार कंघी करने पर बिजली की चमक दिखाई देती थी और बिल्ली के बाल और भी मुलायम होते जाते थे। शिन युवानफेंग उठा और पंखा उठा लिया। उसने चेहरे पर जबरदस्ती मुस्कान लाते हुए कहा, हे बिल्ली, मैं अभी पंखे का इस्तेमाल करूंगा। वूश! जैसे ही उसने पंखा हिलाया, एक ठंडी हवा ने बिल्ली के शरीर को ऐसे घेर लिया मानो कोई कोमल शक्ति उसकी मालिश कर रही हो। यह एक अनमोल खजाना था। शिन युवानफेंग ने अपनी आंखों में जलती हुई चमक के साथ अपने हाथ में पकड़े पंखे को घूरकर देखा। बिल्ली को पंखे से आती हवा से हल्की मालिश महसूस हो रही थी। हालांकि इस पंखे से निकलने वाली हवा में शरीर और आत्मा दोनों को नष्ट करने की क्षमता थी। हालांकि यह एक दिव्य कलाकृति थी, फिर भी यह बहुत खास थी। शिन युवानफेंग को इसे इस्तेमाल करने में बिल्कुल भी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। बेशक वह इसकी शक्ति को उजागर नहीं कर सका। पा! बिल्ली ने उसे फिर से थप्पड़ मारकर जमीन पर गिरा दिया। म्याऊं! यह इस बात से असंतुष्ट था कि शिन युवानफेंग ने कोई प्रयास नहीं किया। तीसरे भाई, थोड़ा और गंभीर हो जाओ।
बाई शाओकोंग शिन युवानफेंग को इस तरह पिटते हुए देखकर सहन नहीं कर सका और उसने उसे याद दिलाया। उस बिल्ली ने 2 गुलामों को अपने घर में पनाह दी और हर दिन अपने जीवन का आनंद लिया। चू जुबान ने एक नजर डाली और अपना सिर हिलाए बिना और हंसे बिना नहीं रह सकी। उसने दिव्य आत्मा बिल्ली की शरारत को नजरअंदाज कर दिया। शिन युवानफेंग और बाई शाओकोंग बहुत नाराज थे। इस बिल्ली ने उन्हें जाने नहीं दिया और दिव्य कलाकृतियों को चुराने की उनकी मूल योजना विफल हो गई। उन्हें एहसास हुआ कि वे सचमुच एक बिल्ली के गुलाम बनने जा रहे हैं। 3 दिनों तक कोई खबर नहीं मिली। किन कीयून ने भौहें चढ़ाईं। वह शिन युवानफेंग और बाई शाओकोंग को लेकर थोड़ी चिंतित थी, लेकिन उसने चू परिवार के क्षेत्र में जाने की हिम्मत नहीं की। अगर चू जुबान उसे हिरासत में ले तो क्या होगा। उसने अपना संचार ताबीज निकाला और शिन युवानफेंग को एक संदेश भेजा। उसे काफी समय तक कोई जवाब नहीं मिला। किन कीयून की चिंता बढ़ती ही जा रही थी। इसी क्षण कुछ ऐसा घटित हुआ जिसने उसे और भी ज्यादा चिंतित कर दिया। महान कियान राजवंश के सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञों ने हमला कर दिया था। 9 स्वॉर्ड्स माउंटेन के सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञ पहले ही महान किन राजवंश की सीमा की ओर तेजी से बढ़ चुके थे। दुष्ट शाही दरबार का दुष्ट पुत्र भी महान किन राजवंश की सीमा पर पहुंच चुका था। किन कीयून के पास महान किन राजवंश की सीमाओं तक जाने और शिन युवानफेंग और बाई शाओकोंग को एक और संदेश भेजने के अलावा कोई चारा नहीं था। महान किन राजवंश खतरे में है। महान किन राजवंश की सीमाओं पर कई सम्राट स्तर के साधक आमने सामने थे। उनमें से एक 9 स्वॉर्ड्स माउंटेन का सम्राट स्तर का साधक था। दूसरा व्यक्ति महान कियान राजवंश से था, या यूं कहें कि वह मध्य क्षेत्र के महान कियान महल से था। दोनों पक्षों में से किसी ने भी कोई कदम नहीं उठाया। हालांकि ग्रेट कियान पैलेस के साधक पीछे नहीं हटे और उन्होंने उच्च दबाव वाली स्थिति बनाए रखी। महान किन राजवंश और महान कियान राजवंश के बीच टकराव की खबर दक्षिणी क्षेत्र में फैल गई। उत्तरी क्षेत्र के विभिन्न गुट चुपचाप देखते रहे। ये विभिन्न गुट काफी समय से अस्तित्व में थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे प्राचीन युग के बारे में कुछ बातें जानते थे। ये पक्ष लेने का समय नहीं था। दुष्ट शाही दरबार किनारे से सब कुछ देखता रहा और उसका हस्तक्षेप करने का कोई इरादा नहीं था। इस टकराव को देखने वाले सभी लोग जानते थे कि कोटा प्रतियोगिता भले ही समाप्त हो गई हो, लेकिन प्रमुख शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा अभी भी जारी थी। सभी को पता था कि दक्षिणी क्षेत्र में उथल पुथल मचने वाली है। एक दिन दक्षिणी क्षेत्र अचानक हिल उठा। दक्षिणी क्षेत्र के एक कोने में एक ऐसा दृश्य प्रकट हुआ जो मृग तृष्णा जैसा था। वह जगह विशाल और बंजर थी और ऐसा प्रतीत होता था मानो वहां से मृत्यु का साया रिस रहा हो। असुर प्राचीन भूमि। प्रकट हुए विशाल खंडहर को देखकर विभिन्न बड़े गुटों के सभी विशेषज्ञों के चेहरे पर गंभीर भाव थे। उत्तरी क्षेत्र की तिथि बदलने वाली घटना आने ही वाली थी। दक्षिणी क्षेत्र के एक कोने में असुरों की प्राचीन भूमि का स्वरूप बनना शुरू हो चुका था। इसके खुलने का दिन दूर नहीं था। चू जुबान आंगन में खड़ा था, दूर से असुर प्राचीन भूमि की दिशा में देख रहा था और अपने हाथ में मौजूद स्वर्गीय ताबीज से खेल रहा था। मौका बस आने ही वाला था। इसी दौरान 20 साल पूरे होने का मील का पत्थर भी करीब आ रहा था। रेन चांगहे पहले ही उत्तरी क्षेत्र में पहुंच चुका था। चू जुबान ने उसे दक्षिणी क्षेत्र में प्रवेश करने और निर्देशों की प्रतीक्षा करने के लिए कहा। किन यंग भी अपनी यात्रा पर यहीं से रवाना हो चुका था। इस जीवन में वह मानव राजा के लुओ परिवार की शक्ति का भार वहन कर रहा था। वह पासा पलटना चाहता था और बदला लेना चाहता था। डिंग यू, शियाओ लियांग और अन्य शिष्य चू जुबान के सामने आदरपूर्वक खड़े थे। असुर प्राचीन भूमि खुलने ही वाली है। यह एक अवसर है और साथ ही एक महान परिवर्तन की शुरुआत भी, चू जुबान ने शांत भाव से कहा। चू यून समेत सभी शिष्य चुपचाप सुनते रहे। असुरों की प्राचीन भूमि में प्राचीन खजाने मौजूद हैं जो उत्तरी क्षेत्र के 5 क्षेत्रों के भाग्य से जुड़े हैं। जो भी इन खजानों को प्राप्त करेगा उसे उत्तरी क्षेत्र का पहला मानव राजा बनने का अवसर मिलेगा। हे यू की आंखें चमक उठी। उत्तरी क्षेत्र का मानव राजा, पहला मानव राजा। यदि वह मानव राजा बन सकती है तो मध्य क्षेत्र के मानव राजा के परिवार जी परिवार से डरने की कोई जरूरत नहीं होगी। चू जुबान ने आगे कहा, यह प्राचीन काल की एक योजना की निरंतरता है। इसकी उत्पत्ति एक दिव्य क्षेत्र के मानव विशेषज्ञ से हुई थी जो दानव जाति को दक्षिणी क्षेत्र पर आक्रमण करने के लिए उकसाना चाहता था। निर्णायक क्षण में वह युद्ध का रुख मोड़ने और इस प्रकार मानव राजा का पद प्राप्त करने के लिए प्रकट होगा। उस समय महान किन सम्राट किन यंग, जिन्होंने दक्षिणी क्षेत्र को एकीकृत किया था और उत्तरी क्षेत्र के विभिन्न गुटों ने उनकी योजना को विफल करने के लिए ये साजिश रची थी। परिणाम स्वरूप यह आज तक जारी है। आप सभी इन अनमोल खजानों की प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। भाग्य के ये खजाने किसी और के हाथ में नहीं पड़ने चाहिए। चू जुबान ने डिंग यू और अन्य लोगों की ओर देखते हुए कहा, मानव राजा का पद महत्वपूर्ण नहीं है। इसके अलावा 9 क्षेत्रों में बड़े बदलाव होने वाले हैं। हर कोई मानव राजा के पद के लिए उपयुक्त नहीं है और खजाना प्राप्त करने वाला हर कोई मानव राजा नहीं बन सकता। डिंग यू ने अपनी तलवार बाहों में थामकर कहा, गुरुजी, मुझे मानव राजा के पद की परवाह नहीं है। मैं, डिंग यू, केवल अपने हृदय में तलवार लिए बैठा हूं। जब तक मेरी तलवार पर्याप्त शक्तिशाली है तब तक कोई मानव राजा भी मुझे रोक नहीं सकता। अगर मुझे कोई पसंद नहीं आता तो मैं उसे सीधे मार डालता हूं। चू जुबान ने डिंग यू को प्रशंसा भरी नजरों से देखा। हालांकि यह व्यक्ति धोखे में आ गया था, लेकिन तलवारबाजी के मामले में उसके जैसा दृढ़ संकल्प और समर्पण दिखाने वाला कोई और नहीं था। मैं राजा बनने लायक व्यक्ति नहीं हूं, वांग लुओ ने हंसते हुए कहा। शाओ लियांग ने कुछ देर सोचा और फिर सिर हिलाया। उसने इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया। सब कुछ ठीक था। उनमें से कुछ ही लोगों में से केवल हे यू के मन में ही मानव राजा बनने का निरंतर विचार था। चू जुबान ने उसकी ओर एक नजर डाली और कहा, हे यू, मानव राजा की स्थिति से अपने दृष्टिकोण को सीमित मत होने दो। हे यू का दिल कांप उठा और वह अचानक होश में आ गई। स्वर्गीय दाव ताबीज के प्रभारी होने की तुलना में मानव राजा का पद महत्वहीन था। वह लगभग खुद को खो बैठी थी। याद दिलाने के लिए धन्यवाद गुरुजी। अनुवादक एंजेलिस फैंटेसी ट्रांसलेशन, संपादक एंजेलिस फैंटेसी ट्रांसलेशन।
चू जुबान ने आगे कहा, किन्यांग का पुनर्जन्म हो चुका है और वह जल्द ही वापस आने वाली है। वह अब मेरा नामात्र का शिष्य है। मैंने एक बार उससे वादा किया था कि सम्राट पद से ऊपर का कोई भी व्यक्ति भाग्य के खजानों के लिए चल रही लड़ाई में हस्तक्षेप नहीं करेगा। आपको सम्राट क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञों में गिना जा सकता है। भाग्य के खजाने किसी और के हाथ में नहीं पड़ सकते। डिंग यू ने अपनी छाती थपथपाते हुए कहा, चिंता मत करो गुरुजी। सबसे अनमोल भाग्य का खजाना निश्चित रूप से हमारा ही होगा। गुरुजी, क्या आप कह रहे हैं कि हमें छोटे भाई किन्यांग की मदद करनी चाहिए? जियांग जिंग ने पूछा। उसकी अपनी योजना है, आप उसकी मदद करें या न करें यह आप पर निर्भर है। भाग्य के खजानों के लिए लड़ाई भी आप पर निर्भर है। किन्यांग की ताकत आपसे कम नहीं होगी। चू जुबान ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, आप लोग अपना काम खुद करो। किन्यांग के अपने तरीके और बैकअप प्लान हैं। हो सकता है उसे आपकी मदद की जरूरत न पड़े। उन्होंने हाथ हिलाते हुए कहा, आप सभी अभी जाए। दक्षिणी क्षेत्र में उथल पुथल मचने वाली है, तो आप सभी अनुपस्थित कैसे रह सकते हैं? जी गुरुजी। उनके शिष्यों ने आदरपूर्वक प्रणाम किया और चले गए। 13वें भाई, मैं भी जाकर देख लेता हूं, चू यून ने कहा। आगे बढ़ो। चू जुबान ने सिर हिलाया। हालांकि चू यून अपेक्षाकृत कमजोर थी, फिर भी वह सम्राट क्षेत्र के साधकों में से एक मजबूत साधक थी। चू यून के जाने से पहले उसने आंगन में चारों ओर देखा और चिल्लाकर कहा, लिटिल व्हाइट, जल्दी आओ। चू परिवार के क्षेत्र से बाहर एक पर्वत शिखर पर दिव्य आत्मा बिल्ली ने बाई शाओकोंग और शिन युवानफेंग को अपने पंजों से जमीन पर पटक दिया और कंघी और पंखा उठा लिया। फिर वह पलक झपकते ही वहां से गायब हो गई। बाई शाओकोंग और शिन युवानफेंग जमीन पर लेटकर हौंफ रहे थे। जब उन्होंने देखा कि कंघी और पंखा गायब हो गए हैं, तो उनके दिल में इतना दर्द हुआ कि वे सांस नहीं ले पा रहे थे। उन्होंने इतने लंबे समय तक बिल्ली की आदरपूर्वक सेवा की थी। उनकी एकमात्र इच्छा इन दिव्य कलाकृतियों को पाने की थी। अंत में बिल्ली ने उन्हें एक मौका भी नहीं दिया। इतने लंबे समय तक व्यर्थ ही वे बिल्लियों के गुलाम बने रहे थे। सौभाग्यवश इस बिल्ली ने उन्हें नहीं मारा। उन्हें जल्दी से भागना पड़ा। शिन युवानफेंग और बाई शाओकोंग जल्दी से भाग गए। वे फिर कभी आने की हिम्मत नहीं करेंगे। चू परिवार में कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ थी। म्याऊं। स्वर्गीय आत्मा बिल्ली तुरंत चू यून के सामने प्रकट हुई। उसने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं और बहुत प्यारी लग रही थी। लिटिल व्हाइट, चलो बाहर जाकर खेलते हैं, ठीक है? चू यून ने खुशी खुशी उसे उठा लिया। म्याऊं। चू यून बिल्ली को लेकर चली गई। वह अपनी ताकत से पूरी तरह वाकिफ थी और यह भी जानती थी कि स्वर्गीय आत्मा बिल्ली साधारण नहीं है। इस बिल्ली के साथ डरने की क्या बात थी? सू शियान, एक छोटे से आंगन में रुकी रही। क्या तुम शो नहीं देखने जा रही हो? चू जुबान ने अपना सिर सहलाते हुए कहा। मैं आपके साथ यहीं रुकूंगी श्रीमान, सू शियान, एर ने मीठी मुस्कान के साथ कहा। जैसा आप चाहें। आंगन में सन्नाटा छा गया और पॉकेट आयाम एक बार के लिए खाली सा लगा। सभी शिष्य जा चुके थे, लेकिन दादा झांग अभी भी गुप्त रूप से हेई यू की रक्षा कर रहे थे। 20 साल का मील का पत्थर आ गया था। चू जुबान इस इनाम का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। तुम 20 साल से घर में ही बंद रहे हो और तुम्हारा दिल पहाड़ की तरह अटल है। तुम्हें बदले में बेकाबू ऊर्जा का एक बड़ा भंडार मिला है। इनाम आ गया, अव्यवस्थित ऊर्जा का एक पिंड। चू जुबान ने इनाम की जांच की। अस्त व्यस्त ऊर्जा जो आदिम अराजकता से उत्पन्न हुई है। ये दाव सिद्धांतों को विकसित कर सकती है, दाव सिद्धांतों को एकीकृत कर सकती है, दाव सिद्धांतों को परिष्कृत कर सकती है। चू जुबान सुखद रूप से आश्चर्यचकित थी। ये दाव सिद्धांतों को विकसित, संयोजित और परिष्कृत कर सकता है। यह अराजक ऊर्जा उनके दाव सिद्धांतों के रूपांतरण को गति दे सकती है। इसके अलावा ये अव्यवस्थित ऊर्जा के केवल सबसे बुनियादी कार्य थे। अराजक ऊर्जा के कई और कार्य थे। यह एक सच्चा खजाना था, विशेष रूप से उसके अविनाशी अराजक शरीर के लिए। इसका चमत्कारिक प्रभाव उसकी साधना की गति को बढ़ाना था। चू जुबान को पुरस्कार प्राप्त हुआ। उसके हाथ में मुट्ठी के आकार का धुंधला, अव्यवस्थित और अवर्णनीय ऊर्जा का गोला प्रकट हुआ। चू जुबान ने तुरंत उस अराजक ऊर्जा को अपने शरीर में समाहित कर लिया। जैसे ही अराजक ऊर्जा उसके शरीर में प्रवेश कर गई, एक गड़गड़ाहट की आवाज गूंज उठी। अविनाशी अराजक शरीर बढ़ने लगा और अधिक शक्तिशाली हो गया। दाव आभा को अवशोषित करने की उसकी गति तेजी से बढ़ गई। उनके दाव सिद्धांत सिमट गए और अराजक ऊर्जा में समाहित हो गए। वे वास्तव में महान दाव के एक छोटे भ्रूण रूप में विलीन हो गए। इसके अलावा अव्यवस्थित ऊर्जा के संयमन के तहत दाव सिद्धांतों में परिवर्तन हुआ और वे तेजी से विकसित हुए। चू जुबान ने अराजक ऊर्जा द्वारा लाए गए परिवर्तनों और दाव सिद्धांतों के महान दाव के प्रारंभिक रूप में विलय से प्राप्त अंतर्दृष्टि को समझा। दाव सिद्धांतों का रूपांतरण एक प्रकार का उदात्तीकरण था। चू जुबान एक अद्भुत अवस्था में प्रवेश कर गई। उसकी आत्मा में स्थित अराजकता की घंटी घूमने लगी, जिससे एक धुंधली सी चमक निकलने लगी, मानो उसमें महान दाव समाहित हो। जैसे ही चू जुबान इस अवस्था में पहुंचा, महान दाव का प्रारंभिक रूप ठोस रूप लेने लगा। दाव आभा के पोषण से यह तेजी से विकसित हुआ। इससे एक बिल्कुल नए दाव सिद्धांत का जन्म हुआ, जिसे बाद में अव्यवस्थित ऊर्जा ने समाहित कर लिया। शक्ति दाव सिद्धांत। 3 दिन बाद चू जुबान अपनी अद्भुत अवस्था से जागा। उसकी साधना ने सफलतापूर्वक दाव क्षेत्र के प्रथम स्तर से दाव क्षेत्र के द्वितीय स्तर तक भेद स्थापित कर लिया था। महान दाव के प्रति उनकी समझ और भी गहरी हो गई थी। उसके पूरे शरीर में अराजक ऊर्जा फैल गई और उसके दाव सिद्धांत उस अराजक ऊर्जा में समाहित हो गए। कभी वे अलग हो जाते थे और कभी आपस में मिल जाते थे। अब से चू जुबान अपनी इच्छानुसार अपने दाव सिद्धांतों को संयोजित और अलग कर सकेगा। इसके अलावा उनकी साधना की गति और भी तेज हो गई थी और उनके दाव सिद्धांतों के रूपांतरण की गति पहले की तुलना में 10 गुना से भी अधिक तेज थी। आदिम अराजकता से उत्पन्न ऊर्जा से यही उम्मीद थी। चू जुबान चुपचाप अपनी साधना की गति पर विचार कर रहा था। उसकी वर्तमान साधना गति को देखते हुए और यहाँ तक कि अराजक ऊर्जा द्वारा उसके दाव सिद्धांतों को परिष्कृत करने की सहायता के बावजूद भी दाव क्षेत्र के दूसरे स्तर से तीसरे स्तर तक पहुंचने में दशकों लग जाएंगे।
अन्य दाव स्तर के साधकों के लिए दशकों में एक स्तर पार करना भी बेहद भयावह था। हालांकि चू जुबान इससे संतुष्ट नहीं थी। दशकों का समय बहुत लंबा था। इसके अलावा अव्यवस्थित ऊर्जा का यह भंडार उसके पास असीमित मात्रा में उपलब्ध नहीं था। जब भी उसके दाव सिद्धांतों में कोई परिवर्तन होता था तो वे अराजक ऊर्जा का उपभोग करते थे। अराजक ऊर्जा के इस विशाल भंडार को देखते हुए चू जुबान का अनुमान था कि 3 से 5 परिवर्तनों के बाद ये पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। किसी भी सफलता के लिए आवश्यक समय को कम करने के लिए पर्याप्त अराजक ऊर्जा के अलावा ओरिजिन दाव क्रिस्टल अभी भी सबसे महत्वपूर्ण चीज थी। जब उत्पत्ति दाव क्रिस्टल में महान दाव में प्रवेश करने की क्षमता आ जाएगी तभी वह दाव क्षेत्र के स्तरों को तेजी से पार कर पाएगा और दाव युआन क्षेत्र की ओर प्रगति करें। चू जुबान की निगाहें ओरिजिन दाव क्रिस्टल की ओर मुड़ गईं। नए सदस्यों के जुड़ने और ग्रेट दाव कम्युनिकेशन ग्रुप की बढ़ती सक्रियता के कारण ओरिजिन दाव क्रिस्टल के रूपांतरण की गति तेज हो गई थी। फिर भी इस परिवर्तन के पूरा होने में अभी काफी समय लगेगा। इसलिए यदि वह ओरिजिन दाव क्रिस्टल के रूपांतरण को और तेज करना चाहता था और अपने साधना स्तर को बढ़ाना चाहता था तो उसे अभी भी सिस्टम के पुरस्कारों को सक्रिय करने पर निर्भर रहना होगा। असुर प्राचीन भूमि के खुलने से संभवतः उसे ऐसा करने के कई अवसर मिलेंगे। इसके अतिरिक्त स्वर्गीय दाव ताबीज के नियमों का दक्षिणी क्षेत्र के स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों में एकीकरण और उसके बाद उन पर अतिक्रमण सिस्टम पुरस्कार को सक्रिय करने का एक महत्वपूर्ण अवसर भी होगा। चू जुबान मन ही मन इन सब बातों की योजना बना रहा था। ग्रेट दाव कम्युनिकेशन ग्रुप में दाव युआन क्षेत्र के विशेषज्ञों की संख्या बढ़ाना भी बहुत आवश्यक था। जब तक दाव युआन क्षेत्र के पर्याप्त विशेषज्ञ मौजूद रहेंगे वह दाव युआन क्षेत्र के विशेषज्ञों से मिलकर एक दूसरा समूह खोल सकता है जिससे वे एक दूसरे के साथ अपने अनुभवों और अंतर्दृष्टियों का आदान प्रदान कर सकें। दाव युआन क्षेत्र के विशेषज्ञों के लिए ज्ञान और अंतर्दृष्टि साझा करने और आदान प्रदान करने का अवसर अमूल्य था। आखिरकार दाव युआन क्षेत्र के साधकों की संख्या बहुत कम थी। यहां तक कि कैस दाव मिरर को भी दाव युआन क्षेत्र के साधकों का पता लगाने में कठिनाई हुई। चू जुबान ने सिस्टम के पुरस्कारों को सक्रिय करने के लिए सभी प्रकार के तरीकों पर विचार किया ताकि वह ओरिजिन दाव क्रिस्टल के रूपांतरण को गति दे सके। उन्हें लगा कि उनके लिए कुछ और शिष्यों को शामिल करना आवश्यक है। केवल इसी तरह से वह सिस्टम के पुरस्कारों को सक्रिय करने की संभावनाओं को बढ़ा सकता था। इसके अलावा इन शिष्यों को 9 क्षेत्रों में फैलाना आवश्यक था। आप देख रहे हैं कल्टिवेशन मॉडल। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सफलता प्राप्त करने के बाद चू जुबान ने असुर प्राचीन भूमि पर नजर रखते हुए स्वर्गीय दाव ताबीज योजना पर अधिक ध्यान केंद्रित किया। दक्षिणी क्षेत्र के स्वर्ग और पृथ्वी के नियम तेजी से पुनर्जीवित हो रहे थे और असुर प्राचीन भूमि जल्द ही पूरी तरह से खुल जाएगी। हालांकि महान किन राजवंश की सीमाओं पर बदलाव हुए। दोनों पक्षों के बीच गतिरोध कुछ समय तक जारी रहा जब तक कि महान कियान महल के पवित्र पुत्र का आगमन नहीं हो गया। किन यंग कहाँ है? किन की यून उछलकर सीमा की ओर चल पड़ी। उसने महान कियान महल के पवित्र पुत्र को देखा और भौहें चढ़ाकर पूछा, तुम कौन हो? आप महान किन महारानी हैं। किन यंग को यहाँ से जाने के लिए कहिए। आपको उससे मिलने का कोई अधिकार नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? बूम! किन की यून ने मूके को रोकने के लिए अपना हाथ हिलाया और उसके पीछे एक 9 पूंछ वाली मायावी आकृति प्रकट हुई। हालांकि वह इसे बिल्कुल भी रोक नहीं सकी और तुरंत पीछे की ओर उड़ गई। किन यंग को यहाँ से बाहर आने के लिए कहो। मैं काओ त्यानई अब यहाँ हूँ। मेरे रास्ते में उसके अवरोध का हिसाब चुकाने का समय आ गया है। महान कियान महल के पवित्र पुत्र काओ त्यानई प्रकट हुए। उसने एक ही मुके से किन केयुन को बुरी तरह घायल कर दिया था। 9 स्वॉर्ड्स माउंटेन के सम्राट स्तर के साधकों के चेहरे के भाव बदल गए। देखते हैं महान कियान का पवित्र पुत्र कितना शक्तिशाली है। जैसे ही 9 स्वॉर्ड्स माउंटेन के सम्राट स्तर के साधकों ने काओ त्यानई पर हमला किया तलवार की ऊर्जा चमक उठी। हम्फ! काओ त्यानई ने ठंडी आवाज में कराहते हुए मुक्का मारा। उसके पीछे एक विशाल मायावी छाया प्रकट हुई और 9 तलवार पर्वत के साधकों की ओर दौड़ी। बूम! उस मुके ने उनकी तलवार की ऊर्जा को चकनाचूर कर दिया और उन्हें हवा में उछाल दिया। पलक झपकते ही 9 स्वॉर्ड्स माउंटेन एम्पर क्षेत्र के सभी साधक हवा में उड़ गए। उनमें से 2 के शरीर बुरी तरह क्षत विक्षत हो गए थे और उनकी आत्माएं बुरी तरह घायल हो गई थीं। सौभाग्यवश वे बाल बाल बच गए। किन यंग, क्या तुम मर चुकी हो या बहरी हो? बाहर आओ, वरना मैं महान किन और 9 तलवारों वाले पर्वत को नष्ट कर दूंगा। काओ त्यानई की शक्ति अद्वितीय थी। विभिन्न गुटों के विशेषज्ञ सभी स्तब्ध रह गए। वह बहुत शक्तिशाली था। कुछ वरिष्ठ पीढ़ी के विशेषज्ञ जो अंदरूनी घटनाक्रम से वाकिफ थे, उनके चेहरे पर गंभीर भाव थे और उन्होंने ग्रेट कियान पैलेस की ओर देखते हुए भौहें सिकोड़ी। अफवाहें सच निकली। उस व्यक्ति का पुनर्जन्म हुआ था। इसके अलावा वह महान कियान महल से आया था। ग्रेट कियान पैलेस न केवल मध्य क्षेत्र का नंबर 1 गुट था बल्कि उत्तरी क्षेत्र का भी नंबर 1 गुट था और इसका इतिहास सबसे लंबा था। उत्तरी क्षेत्र के नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति के नियंग में असाधारण प्रतिभा और रणनीति की अद्भुत क्षमता थी और उन्होंने दक्षिणी क्षेत्र को एकीकृत किया था। वह उत्तरी क्षेत्र को एकजुट करना और मानव राजा बनना भी चाहता था। हालांकि काओ त्यानई के कारण युद्ध छिड़ गया और किन यंग का कोई पता नहीं चला। उसके सभी अनुयायियों ने पुनर्जन्म लेने के लिए तरह तरह की गुप्त तकनीकों का इस्तेमाल किया। ऐसी अफवाह थी कि असुर प्राचीन भूमि की स्थापना किन यंग ने की थी। इसने काओ त्यानई का रास्ता रोक दिया था। कुछ ही दूरी पर दुष्ट पुत्र ने अत्यंत शक्तिशाली काओ त्यानई को देखा और थोड़ा भौहें सिकोड़ी। साथ ही वह अफवाहों में घिरे महान किन सम्राट के प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रहा था। हा, किन यंग, तुम्हारी तमाम योजनाओं के बाद आखिरकार तुम गिर ही गए। काओ त्यानई ने लंबे समय से किन यंग को नहीं देखा था और वह तुरंत पागलों की तरह हंसते हुए बोला, चूंकि तुम मर चुकी हो इसलिए अब महान किन के अस्तित्व की कोई आवश्यकता नहीं है। बूम! वह बाहर निकला और फिर से हमला किया। एक ही मुके से 9 स्वॉर्ड्स माउंटेन सम्राट क्षेत्र के एक साधक को नष्ट कर दिया। असंख्य सम्राट स्तर के साधक मारे गए।
बेशर्म, एक आवाज गूंजी जैसे ही स्वर्ग क्षेत्र के एक विशेषज्ञ की आभा फूट पड़ी और तलवार की ऊर्जा आकाश में चमक उठी। हालांकि ग्रेट कियान पैलेस की ओर से हल्की हंसी सुनाई दी। हमें कनिष्ठों के बीच की लड़ाई में दखल क्यों देना चाहिए? क्या हमें अपनी लड़ाई समय से पहले शुरू कर देनी चाहिए? काओ त्यानई ने अपनी गति धीमी नहीं की और एक ही मुक्के से 9 स्वॉर्ड्स माउंटेन के एक और सम्राट स्तर के साधक को मार डाला। फिर उसने अपना हाथ उठाया और पकड़ने का इशारा किया। उसकी आध्यात्मिक शक्ति एक विशाल हाथ में सिमट गई और उसने पहले से ही बुरी तरह घायल किन कियुन को पकड़ने की कोशिश की। किन कियुन का चेहरा पीला पड़ गया था। वह थोड़ी हताश महसूस कर रही थी। सर्वोच्च सम्राट अभी तक वापस क्यों नहीं लौटे? क्या सच में कोई दुर्घटना हुई थी? हरामखोर काओ, गुस्ताखी मत करो। एक भयंकर दहाड़ सुनाई दी और तलवार की ऊर्जा आकाश में चमक उठी। बूम! वह विशाल आध्यात्मिक हाथ चकनाचूर हो गया। तलवार की ऊर्जा रुकी नहीं और बिजली की तरह वह काओ त्यानई की ओर बढ़ी। शिन युवानफेंग, ये 9 तलवारों के पर्वत का तलवार बालक शिन युवानफेंग है। दर्शकों में से किसी ने चिल्लाया। 9 तलवारों के पर्वत का वर्तमान तलवार बालक शिन युवानफेंग एक अद्वितीय प्रतिभा का धनी था। पुराने स्वर्ग क्षेत्र के विशेषज्ञों की निगाहें गंभीर हो गईं। वे जानते थे कि शिन युवानफेंग असाधारण था और वह महान किन सम्राट का अच्छा मित्र था। उन्हें उत्तरी क्षेत्र का नंबर 1 तलवारबाजी का धुरंधर माना जाता था। लेकिन काओ त्यानई तो आखिरकार उसी महान व्यक्ति का पुनर्जन्म था। क्या शिन युवानफेंग उसका मुकाबला कर पाएगा? यदि किन यंग लॉर्ड भी आता है तो वह काओ त्यानई पर विजय प्राप्त कर सकता है। आखिरकार उस समय किन यंग दिव्य स्तर तक भी नहीं पहुंची थी। कुछ गुट पहले से ही इस बारे में सोच रहे थे कि काओ त्यानई का साथ कैसे दिया जाए और भाग्य के खजानों के लिए लड़ाई में उन्हें क्या तैयारी करनी होगी। उत्तरी क्षेत्र में स्थिति पहले ही तनावपूर्ण होने लगी थी। शिन युवानफेंग, उस समय उत्तरी क्षेत्र का नंबर 1 तलवारबाजी का धुरंधर। काओ त्यानई ने ठंडी हंसी हंसी। उसने अपनी मुठ्ठियां भींच लीं और छोटी छोटी तलवारें हवा में तैरने लगीं और उसके चारों ओर नाचने लगीं। उसका पूरा शरीर सुनहरी रोशनी से जगमगा रहा था और उसकी मुट्ठियों से वास्तव में एक तीक्ष्ण आभा निकल रही थी। तुरंत ही एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। गड़गड़ाहट। शिन युवानफेंग वास्तव में 9 तलवार पर्वत के वर्तमान तलवार बालक होने के योग्य थे। वह उस समय उत्तरी क्षेत्र के नंबर 1 तलवार दाव प्रतिभा थे। उन्होंने सीधे काओ त्यानई के हमले को रोक दिया। हालांकि बहुत जल्द ही किसी ने गौर किया कि शिन युवानफेंग नुकसान में है। काओ त्यानई की सुनहरी रोशनी मानो डोमेन शक्ति का संघनन प्रतीत हो रही थी। क्या ये डोमेन से संबंधित कोई गुप्त तकनीक थी? इसके अलावा उसके नियंत्रण में मौजूद छोटी तलवारें एक बवंडर की तरह थीं जिसने शिन युवानफेंग को घेर लिया और उसे फंसा लिया। प्रत्येक छोटी तलवार में 9वें स्तर के सम्राट क्षेत्र के साधक के पूर्ण बल से किए गए हमले के बराबर शक्ति थी। इसके अलावा इन छोटी तलवारों की संख्या 100 से अधिक थी। शिन युवानफेंग पर एक ही समय में सैकड़ों 9वें स्तर के सम्राट क्षेत्र के साधकों द्वारा हमला किया जा रहा था। हालांकि ये केवल साधारण 9वें स्तर के सम्राट क्षेत्र के साधकों के बराबर थे। फिर भी संख्या में शक्ति होती है। शिन युवानफेंग तलवारों की घेराबंदी से बाहर निकलने में असमर्थ रहा। कुछ वरिष्ठ विशेषज्ञों के चेहरे पर हैरानी के भाव उभर आए। उन्होंने इस अत्यंत शक्तिशाली आक्रमणकारी दिव्य तकनीक, ईश्वर हत्या करने वाली कृपाण आभा को पहचान लिया, जिसके बारे में अफवाह थी कि यह महान कियान महल से आई है। ऐसी अफवाह थी कि प्राचीन काल में एक दिव्य क्षेत्र का विशेषज्ञ इस दिव्य तकनीक के प्रभाव में आ गया था। बूम! काओ त्यानई के सुनहरे मुक्के का प्रहार आगे की ओर हुआ, जिससे ईश्वर हत्या करने वाली कृपाण आभा को सहायता मिली। शिन युवानफेंग ने हमलों का विरोध किया, लेकिन जब उसने मुक्के के प्रहार को रोका तो वह कृपाण आभा से घायल हो गया। उसका शरीर खून से लथपथ था। ऐसा लग रहा था मानो उसे पल भर में 100 से भी अधिक बार चाकू से वार किया गया हो। हरामखोर काओ! एक भयंकर दहाड़ सुनाई दी। बाई शाओकोन का युद्ध का इरादा बढ़ गया और उसने एक मुक्का मारा। बाई शेंग डिवाइन फिस्ट, हम्फ! काओ त्यानई की मुट्ठी बाई शाओकोन से टकराई, लेकिन बाई शाओकोन पीछे नहीं हटा। इसके बजाय उसका युद्ध का इरादा बढ़ गया क्योंकि उसने फिर से मुक्का मारा। बूम बूम बूम! इस समय बाई शाओकोंग अपने युद्ध इरादे से घिरा हुआ था और उसकी शक्तिशाली आभा फैल गई क्योंकि उसने काओ त्यानई पर बार बार हमला किया। ये बाई शाओकोंग है, एक बूढ़े विशेषज्ञ ने गहरी आवाज में कहा। आप उसे जानते हैं? किसी ने पूछा। मैं उसे कैसे नहीं जान सकता? वह बाई शेंग पर्वत का युवा संप्रदाय गुरु है, उस समय का सबसे शक्तिशाली स्वर्ग का आशीर्वाद प्राप्त व्यक्ति। कितना अफसोस की बात है। कुछ बुजुर्ग मार्शल आर्टिस्ट चुप हो गए। उस समय उन्हें प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेने का अधिकार नहीं था। उन्होंने इसके बारे में केवल सुना ही था। 1 लाख वर्ष बीत चुके थे। यह इतने लंबे समय पहले की बात है कि उनकी कुछ यादें धुंधली हो गई थीं। ये सभी लोग मृत्यु के कगार पर थे। असुर प्राचीन भूमि की रक्षा के लिए वे गहरी नींद में सो गए थे और आज तक जीवित रहे। आज वे एक बार फिर उस समय के अद्वितीय योद्धाओं के बीच युद्ध के साक्षी बनने के लिए जीवित हैं। काओ त्यानई वास्तव में उस चर्चित व्यक्ति का पुनर्जन्म होने के योग्य था। देव हत्यारा कृपाण की आभा ने शिन युवानफेंग को जकड़कर घायल कर दिया था। वह बाई शाओकोंग से सीधे मुकाबले में लड़ रहा था। वह अकेले ही 2 स्वर्ग के आशीर्वाद प्राप्त योद्धाओं से लड़ रहा था और उसे जरा भी नुकसान नहीं था। आप देख रहे हैं कल्टिवेशन मॉडल। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बाई शेंग डिवाइन फिस्ट, काओ त्यानई ने व्यंग्य करते हुए कहा। बाई शेंग भी मेरे मुकाबले का नहीं था, तो तुम तो बिल्कुल नहीं। आज मैं तुम्हें अपने महान कियान महल की ईश्वर हत्या करने वाली स्वर्ण मुट्ठी का प्रदर्शन करके दिखाऊंगा। बूम! एक सुनहरी मुट्ठी अचानक संघनित हुई और बाई शाओकोंग की ओर बढ़ी। ये वास्तव में कोई तकनीक नहीं थी, ये बस एक शक्तिशाली मुक्के का हमला था। बूम बूम बूम! केवल 1 दर्जन मुक्कों के बाद बाई शाओकोंग पहले ही खून की उल्टी कर रहा था। उसकी युद्ध की इच्छाशक्ति ढहने की कगार पर थी और वह पीछे की ओर लड़खड़ा गया। सभी चौंक गए। बहुत शक्तिशाली। काओ त्यानई ने शिन युवानफेंग और बाई शाओकोंग के खिलाफ अकेले लड़ाई लड़ी, फिर भी उनका पलड़ा भारी रहा और उन्होंने बाई शाओकोंग को हरा दिया, जबकि शिन युवानफेंग खून से लथपथ था और हारने ही वाला था।
पास ही खड़ा दुष्ट पुत्र गंभीर चेहरे के भाव लिए खड़ा था। काओ त्यानई वाकई एक दुर्जय प्रतिद्वंद्वी था। उनका मानना था कि भले ही यह एक के मुकाबले दो की लड़ाई थी, लेकिन काओ त्यानई ने अभी तक अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था। किन यंग, अगर तुम अभी बाहर नहीं आई तो मैं तुम्हारे इन दोनों भाइयों को मार डालूंगा। काओ त्यानई ने चारों ओर देखा। सभी इंतजार कर रहे थे। अफवाहों में घिरे महान किन सम्राट के प्रकट होने का इंतजार कर रहे थे। हालांकि लंबे समय तक इंतजार करने के बाद भी कोई बाहर नहीं आया। हा, किन यंग, क्या सच में तुम गिर पड़ी हो? काओ त्यानई ने जोर से हंसते हुए कहा, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारे भाइयों को नरक में तुमसे मिलाने के लिए भेजूंगा। बूम! आने वाला मुक्का बेहद गर्म था और उसने बाई शाओकोन के युद्ध के इरादे को चकनाचूर कर दिया, जिससे वह खून की उल्टी करते हुए पीछे की ओर गिर पड़ा। ईश्वर हत्यारा कृपाण की आभा अचानक और भी अधिक शक्ति के साथ फूट पड़ी और शिन युवानफेंग की ओर बढ़ गई। नाइन स्वॉर्ड्स माउंटेन के विशेषज्ञ आकर उसे बचाना चाहते थे, लेकिन ग्रेट कियान पैलेस के विशेषज्ञों ने उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी। बदमाश काओ, मर जा! अचानक एक आकृति प्रकट हुई और तारों की रोशनी के कण आकाश में बिखर गए। पल भर में तारों की रोशनी एक उमड़ती लहर में बदल गई। तेज आवाजें लगातार गूंजती रहीं। यह क्या है? कई पुराने मार्शल आर्टिस्टों ने आश्चर्यचकित भाव प्रकट किए। ये स्टार ओशन संप्रदाय की स्टार ओशन दिव्य तकनीक है। क्या महान युद्ध में स्टार ओशन संप्रदाय नष्ट नहीं हो गया था? ये पैंग शिंगहाई हैं, जो स्टार ओशन संप्रदाय के पूर्व गुरु हैं। वे स्टार ओशन संप्रदाय के इतिहास में सबसे कम उम्र के और सबसे प्रतिभाशाली गुरु थे। कुछ समय पहले दक्षिणी क्षेत्र में जो जीर्ण शीर्ण प्राचीन खंडहर दिखाई दिया था, वह उस समय के स्टार ओशन संप्रदाय का स्थल था। तारामंडल की लहरें काओ त्यानई के ईश्वर हत्यारे स्वर्ण मुके की ओर तेजी से बढ़ीं। बूम! तारों की रोशनी थोड़ी मंद पड़ गई और फिर से विस्फोट की तरह फैल गई, लहरों की तरह लुढ़कती हुई बाई शाओकोन को अपने पीछे सुरक्षित रखती हुई। एक हट्टा कट्टा व्यक्ति लहरों के ऊपर खड़ा हुआ और फिर काओ त्यानई की ओर दौड़ पड़ा। पांग शिंगहाई, तुम्हारा तारा महासागर संप्रदाय नष्ट हो चुका है, तुम अभी भी जीवित क्यों हो? आज मैं तुम्हें तुम्हारे रास्ते पर विदा कर दूंगा। काओ त्यानई को जरा भी डर नहीं लगा और वह उससे मिलने के लिए उड़ गया। एक बनाम तीन, दूसरे भाई, तीसरे भाई, मैं आ रहा हूं। एक नया व्यक्ति, जिसके हाथ में एक बड़ी माचेटी थी, एक सम्राट क्षेत्र के राक्षसी जानवर पर सवार होकर प्रकट हुआ और सीधे काओ त्यानई की ओर बढ़ा। हा, बढ़िया समय है। मैं, काओ त्यानई, आज आप सभी को किन यंग से पुनर्मिलन के लिए भेज रहा हूं। काओ त्यानई बिल्कुल भी नहीं डरा और उसने एक और मुक्का मारा और नवागंतुक की ओर दौड़ पड़ा। क्या वह किसान गठबंधन के युवा स्वामी पेन की गुआंग हैं? कई लोगों ने उस राक्षसी जानवर पर सवार व्यक्ति को पहचान लिया। पुराने मार्शल आर्टिस्टों में से किसी ने धीमी आवाज में कहा, पेन की गुआंग उस समय का प्रतिभाशाली घुमंतु साधक था। किसने सोचा होगा कि वह भी नहीं मरा? किन यंग वाकई उस समय उत्तरी क्षेत्र का नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति कहलाने के योग्य था। कई वरिष्ठ मार्शल आर्टिस्टों ने सहमति में सिर हिलाया। महान किन सम्राट वास्तव में असाधारण थे। उन्होंने एक दिव्य क्षेत्र के विशेषज्ञ की योजनाओं को विफल करने की योजना बनाई थी, फिर भी उनके भाई जीवित रहे और सफलतापूर्वक पुनर्जन्म ले लिया। लेकिन खुद के बारे में क्या? वह मरेगा नहीं, है ना? ये कहना मुश्किल था। आखिरकार काओ त्यानई उससे सबसे ज्यादा नफरत करता था। उस समय उसका सबसे पहले निशाना बनना अपरिहार्य था। शायद उसे भागने और पुनर्जन्म लेने का मौका ही न मिलता। बुजुर्ग मार्शल आर्टिस्ट एक साथ इकट्ठा हुए और लगातार बदलती स्थिति का अवलोकन करने लगे। उनकी निगाहें गंभीर थीं और कोई नहीं जानता था कि वे क्या सोच रहे थे। असुर प्राचीन भूमि के खुलने तक अपने जीवन को लंबा करने के लिए वे अब तक सो रहे थे। स्वाभाविक रूप से उनका एक उद्देश्य था और वे एक मौन सहमति पर पहुंच चुके थे। काओ त्यानई अकेले ही 4 लोगों से लड़ रहा था, लेकिन फिर भी वह किसी भी तरह से कमजोर नहीं था। हालांकि बाई शाओकोंग और शिन युवानफेंग की ताकत काफी कम हो गई थी, लेकिन इससे काओ त्यानई की शक्ति पर कोई असर नहीं पड़ता था। कई सम्राट स्तर के मार्शल आर्टिस्ट चुप रहे। उन दोनों के बीच का फासला बहुत ज्यादा था। शिन युवानफेंग और अन्य शीर्ष प्रतिभाओं की तुलना में भी वे काफी पीछे थे। अंततः काओ त्यानई एक ऐसी चुनौती साबित हुए जिस पर वे विजय प्राप्त नहीं कर सके। शायद केवल वे 2 लोग ही काओ त्यानई से लड़ सकते थे जिन्होंने अकेले ही 100 सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। बहुत से लोगों के मन में यही विचार था। हालांकि अतुलनीय रूप से शक्तिशाली काओ त्यानई को देखकर उन सभी को लगा कि 100 सम्राट स्तर के विशेषज्ञों से अकेले लड़ने वाले तलवार और भाले के विशेषज्ञ भी उसकी बराबरी नहीं कर सकते। पास ही में मौजूद भीड़ के बीच डिंग यू और अन्य लोग युद्ध देख रहे थे। बहुत मजबूत, जियाओ लियांग ने अपनी आंखें सिकोड़ी। सचमुच बहुत मजबूत, डिंग यू ने गंभीरता से सिर हिलाया। वांग लुओ ने बेबसी से कहा, मैं उसे हरा नहीं सकता, लेकिन वह मुझे चोट भी नहीं पहुंचा सकता। हालांकि वह उसे हरा नहीं सका, लेकिन वांग लुओ ने फॉर्मेशन पिल्स, रिस्ट्रिक्शन पिल्स और अन्य विशेष पिल्स का उपयोग करके उसे फंसा लिया और पीछे हट गया। शियांग जिंग ने हाथ में आत्मा की कठपुतली पकड़े हुए मुस्कुराते हुए कहा, वास्तविक शक्ति के मामले में मैं उसके जितना अच्छा नहीं हूं, लेकिन फिर भी मेरे पास ये कठपुतली है। डिंग यू और शियाओ लियांग ने मन ही मन खुद को कोसा। वे दोनों पूरी तरह से अपनी ताकत पर निर्भर थे, जबकि वांग लुओ और शियांग जिंग ऐसा नहीं करते थे। विशेष रूप से जियांग जिंग ने पहले ही एक स्वर्ग क्षेत्र की आत्मा कठपुतली को परिष्कृत कर लिया था जो शक्तिशाली हमले कर सकती थी। हालांकि यह अन्य स्वर्ग क्षेत्र के विशेषज्ञों की तुलना में कमजोर था, लेकिन इसके साथ वह सम्राट क्षेत्र में पुनर्तः जय था और शायद सर्वोच्च क्षेत्र में भी। हाँ, अगर कठपुतली का इस्तेमाल करने से पहले वह बुरी तरह घायल हो गया हो या उसकी मौत हो गई हो तो बात अलग है। हालांकि जियांग जिंग भी कमजोर नहीं था। उसे पल भर में मारना लगभग नामुमकिन था। हे यू के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। आदत के चलते उसके लिए अपने चेहरे पर कोई भावना दिखाना बहुत मुश्किल था। वह दूर हो रही लड़ाई को देखती रही और मन ही मन अपनी ताकत का आकलन करती रही। स्वर्गीय दावशास्त्र की शक्ति के साथ उसके लिए अपनी पूरी ताकत से काओ त्यानई को मामूली रूप से दबाना कोई समस्या नहीं होगी।
चू युन ने दिव्य आत्मा बिल्ली को गले लगाया और काओ तियानई और अन्य लोगों के बीच की लड़ाई देखी। उसने भावुक होकर आह भरी। वे बहुत शक्तिशाली थे। वह जानती थी कि वह भी सम्राट स्तर की विशेषज्ञ है, लेकिन जब उसने अपनी तुलना उनसे की तो उसे एहसास हुआ कि उनके बीच का अंतर बहुत बड़ा था। किन यंग, क्या तुम अभी भी बाहर नहीं आ रही हो? क्या ऐसा हो सकता है कि तुम सचमुच गिर गए हो? काओ तियानई ने लड़ते हुए आसपास का जायजा लेते हुए जोर से चिल्लाया। एक युवक हाथ में तलवार लिए बाहर निकला। वह कदम दर कदम काओ तियानई की ओर बढ़ा। हर कदम के साथ उसकी आभा और भी मजबूत होती गई और उसकी तलवार चलाने की शक्ति बढ़ने लगी। ये यू बाइलोंग है। ये क्या कर रहा है? कई योद्धा स्तब्ध रह गए। यू परिवार के वर्तमान मुखिया, अद्वितीय प्रतिभावान यू बैलोंग। काओ तियानई ने एक नजर घुमाई और व्यंग्य से कहा, यू बैलोंग, तुम भी तो नहीं मरे? वह इतना क्रोधित था कि हंसते हुए बोला, शाबाश शाबाश किन यंग, बहुत बढ़िया, तुम्हारे भाइयों में से कोई नहीं मरा है ना? यू बैलोंग, चूंकि तुम यहाँ प्रकट हुए हो, मैं काओ तियानई तुम्हारे यू परिवार को निश्चित रूप से नष्ट कर दूंगा। यू बाइलोंग ने कुछ नहीं कहा। वह धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ा। उसकी तलवार की शक्ति लगातार बढ़ती जा रही थी और उसके हाथ में मौजूद तलवार से तेज रोशनी निकल रही थी। हालांकि उसी क्षण एक आकृति प्रकट हुई और उसने उसे रोक दिया। क्या तुम मुझे रोकना चाहते हो? यू बाइलोंग ने लिंग बैयुन की ओर उदासीनता से देखा। तुम्हारे यू परिवार ने एक फैसला ले लिया है। मेरा लिंग परिवार स्वाभाविक रूप से प्रतिक्रिया देगा। यू बैलोंग, ये रास्ता अब पार नहीं किया जा सकता। लिंग बैयुन ने उपहास किया। चूंकि ऐसा है तो चलिए देखते हैं कि पूर्वी क्षेत्र का नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति क्या कर सकता है। यू बाइलोंग ने गुस्से में हमला किया। लिंग बैयुन बिल्कुल भी पीछे नहीं हटी। युद्ध छिड़ गया और दोनों पागलों की तरह लड़ने लगे। वहां मौजूद कई दर्शक हैरान रह गए। क्या लिंग बैयुन सचमुच यू बाइलोंग को रोकने के लिए बाहर आई थी? क्या यू और लिंग परिवार रिश्तेदार नहीं थे? ओह हाँ, हाल ही में ऐसी अफवाहें फैली हैं कि यू परिवार की बेटी यू बेबेई को किसी और से प्यार हो गया है और यू परिवार शादी के समझौते को तोड़ने का इरादा रखता है। इसलिए क्या ये जी परिवार के उस परित्यक्त बच्चे के साथ हुआ था? हाँ, मैंने भी इसके बारे में सुना है। आसपास के साधक प्रबुद्ध थे, इसीलिए लिंग बैयुन का इतना क्रोधित होना स्वाभाविक था। अपने स्वाभिमान के कारण उसे लगा कि केवल वही दूसरों को अस्वीकार करने और सगाई तोड़ने के लिए योग्य है। वह ये कैसे सहन कर सकता था कि कोई दूसरा व्यक्ति उससे रिश्ता तोड़ दे? इसके अलावा सगाई के दौरान ही उसकी मंगेतर को किसी और से प्यार हो गया था। यह उसके लिए एक करारा झटका था। लिंग बैयुन ने यू बाइलोंग को रोक दिया, जबकि काओ तियानई ने अकेले ही बाकी 4 लोगों से लड़ाई की। बाई शाओकोन को गंभीर चोटें आई और शिन युवानफेंग भी घायल हो गया। हालांकि पांग शिंगहाई और पेंग किगुआंग दोनों ही शक्तिशाली सम्राट स्तर के विशेषज्ञ थे। वे मिलकर काओ तियानई को रोकने में सक्षम थे। हालांकि लिंग बैयुन के अलावा काओ तियानई के साथ ग्रेट कियान पैलेस के लोगों ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया था। महान किन राजवंश के लिए स्थिति अच्छी नहीं दिख रही थी। कई गुट किन यंग के प्रकट होने का इंतजार कर रहे थे और उस पर नजर रखे हुए थे। यदि किन यंग की वास्तव में मृत्यु हो गई होती तो शिन युवानफेंग और अन्य लोगों के लिए असुर प्राचीन भूमि में वर्चस्व हासिल करना असंभव हो जाता। हाँ, दक्षिणी क्षेत्र तो बहुत ही जीवंत है। इसी समय लोगों का एक समूह चलकर वहां पहुंचा। नेता एक युवक था जिसके माथे पर काले फूल का निशान था। वह दुष्ट सा दिखता था और उसके हाथ में अर्धचंद्राकार तलवार थी। उत्तरी क्षेत्र के सभी विशेषज्ञ गंभीर हो गए। ये व्यक्ति किसी दूसरे क्षेत्र से आया था। इसके अलावा उनके शरीर के चारों ओर मौजूद आभा को देखते हुए कुछ जानकार विशेषज्ञों के मन में तुरंत एक विशेष गुट का ख्याल आया और उनके चेहरे के भाव बेहद विकृत हो गए। पश्चिमी क्षेत्र का उत्तरी भाग, स्वर्गीय संत संप्रदाय। हम्फ, कई बूढ़े योद्धाओं ने ठंडी फुफकार मारी। क्या मेरा यहाँ स्वागत नहीं है? मोहोंगलियू ने उपस्थित किसानों पर ठंडी निगाहों से देखा। दुष्ट पुत्र ने अपनी आंखें सिकोड़कर मोहोंगलियू पर ताना मारा। मैं सोच रहा था कि यह कौन है। पता चला कि यह स्वर्ग संत संप्रदाय का एक नीच व्यक्ति है। तुम मौत को दावत दे रहे हो। मोहोंगलियू का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। दुष्ट पुत्र बिल्कुल भी नहीं डरा। उसने अपने हाथ में तय करने वाला पंखा लहराया और उपहास करते हुए कहा, यह सर्वविदित है कि स्वर्गीय संत संप्रदाय के सदस्य मानव जाति और स्वर्गीय दानव जाति के संकर हैं। अगर तुम लोग कमीने नहीं हो तो फिर क्या हो? मरना। मोहोंगलियू ने हरकत की और एक काली परछाई में बदल गया। वह पलक झपकते ही दुष्ट पुत्र के सामने आ पहुंचा। उसके हाथ में मौजूद अर्धचंद्राकार तलवार प्रकाश के एक वृत्त में परिवर्तित हो गई और दुष्ट पुत्र की गर्दन की ओर बढ़ गई। स्विश। दुष्ट पुत्र ने अपना तय करने वाला पंखा खोला और निडर होकर हमले का स्वागत किया। एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। दुष्ट पुत्र और मोहोंगलियू के बीच की लड़ाई काओ तियानई और अन्य लोगों के बीच की लड़ाई से कहीं अधिक तीव्र थी। अनगिनत सम्राट स्तर के साधक इस भीषण आघात को सहन नहीं कर सके और घबराकर पीछे हट गए। प्रमुख शक्तियों के स्वर्ग क्षेत्र के सभी विशेषज्ञों के चेहरे पर गंभीर भाव थे। उन्होंने महान दुष्ट महल और स्वर्गीय संत संप्रदाय की ओर देखा। ये दोनों सेनाएं उत्तरी क्षेत्र से परे की थीं। हालांकि वे अत्यंत शक्तिशाली थे और उत्तरी क्षेत्र की प्रमुख सेनाएं एकजुट नहीं थीं। स्वाभाविक रूप से वे उन्हें उत्तरी क्षेत्र से खदेड़ नहीं सकते थे। मोहोंगलियू और दुष्ट पुत्र के बीच युद्ध शुरू होते ही काओ तियानई रुक गया। वह पलक झपकते ही ग्रेट कियान पैलेस के शिविर में लौट आया। उसने अपनी आंखें सिकोड़कर दूर हो रहे युद्ध को देखा। यू बाइलोंग और लिंग बाइयुन भी रुक गए। चू जुबान ने स्वर्ग दर्शन दर्पण के माध्यम से ये दृश्य देखा और अपनी आंखें सिकोड़ लीं। दिव्य क्षेत्र का दानव बुजुर्ग प्रकट हो चुका था। मोहोंगलियू, पश्चिमी क्षेत्र के उत्तरी क्षेत्र का स्वर्गीय संत संप्रदाय। स्वर्गीय राक्षसों के रक्त से युक्त एक मानव गुट। वे मिश्रित रक्त के थे। मोहोंगलियू को अच्छी तरह पता था कि एक शुद्ध रक्त वाले स्वर्गीय दानव के रूप में वह भाग्य के खजानों के लिए होने वाली लड़ाई में भाग नहीं ले पाएगा। इसलिए उन्होंने पश्चिमी क्षेत्र के उत्तरी भाग में पुनर्जन्म लिया और स्वर्गीय संत संप्रदाय के पवित्र पुत्र बन गए। कितने शक्तिशाली, सु शियान ए ने कहा।
काओ त्यानई, दुष्टपुत्र और मोहोंगलियू सभी बेहद शक्तिशाली थे, जो साधारण सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञों से कहीं अधिक थे। शिन युवानफेंग और अन्य लोग पहले से ही बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन काओ त्यानई और अन्य 2 लोग उनसे एक कदम आगे थे। वे सामान्य लोग नहीं हैं और उनकी ताकत को सामान्य नहीं माना जा सकता। चू जुबान मुस्कुराया। दुष्टपुत्र भी एक दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ का पुनर्जन्म था, लेकिन वह काओ त्यानई और अन्य लोगों से अलग था। वह एक दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ की दिव्य आत्मा का पुनर्जन्म था। दूसरे पक्ष ने अपनी आत्मा का एक हिस्सा काट दिया था और पुनर्जन्म लिया था। वह पुनर्जन्म लेकर सर्वोच्च खजाना प्राप्त करना चाहता था ताकि वह और भी शक्तिशाली बन सके। फिर वह अपने पुनर्जन्मित शरीर को अपने मूल शरीर के साथ मिलाकर एक उच्चतर स्तर तक पहुंच जाएगा। कितना साहसिक प्लान है। चू जुबान ने स्वर्ग दर्शन दर्पण पर टैप किया और आकाश में छिपी कुछ आकृतियां प्रकट हुईं। क्या वे हैं? सु शियान एर ने आश्चर्य से पूछा। ये लोग स्पष्ट रूप से अद्वितीय विशेषज्ञ थे। उनमें से एक हेई यू के दादा झांग थे। उनकी आकृति हेई यू से कुछ ही दूरी पर छिपी हुई थी। बाकी बचे कुछ लोग ग्रेट कियान पैलेस, हेवनली सेंट सेक्ट और 9 स्वॉर्ड्स माउंटेन से थे। चू जुबान ने अपना हाथ बढ़ाया और फिर से इशारा किया। दक्षिणी क्षेत्र की सीमा पर कुछ और आकृतियां दिखाई दी। हाँ, दिव्य क्षेत्र के वे विशेषज्ञ जो आमतौर पर खुद को छिपा कर रखते हैं, अब सब बाहर आ गए हैं। चू जुबान को कभी विश्वास नहीं होगा कि इस मामले में दिव्य क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल नहीं थे। आखिरकार ये भाग्य के खजाने थे जिनमें एक क्षेत्र और 5 प्रदेश शामिल थे। मौजूदा हालात में किन्यंग का पक्ष नुकसान में था। बेशक उत्तरी क्षेत्र की अन्य शक्तियां किन्यंग के प्रति अधिक झुकाव रख सकती हैं। आखिरकार वे काओ त्यानई से असंतुष्ट थे क्योंकि उसने दानव जाति को आक्रमण के लिए आमंत्रित किया था और मानव राजा के पद के लिए षड्यंत्र रच रहा था। वे कुछ बूढ़े योद्धा जो अपनी अंतिम सांसें ले रहे थे, शायद भाग्य के खजानों को दानव जाति के हाथों में पड़ने से रोकने की कोशिश कर रहे थे। वे ये भी नहीं चाहते थे कि काओ त्यानई उन खजानों पर कब्जा कर ले, क्योंकि उसका हृदय दुष्ट था। उसने मानव जाति को नुकसान पहुंचाने की साजिश रची थी। चू जुबान आंगन में बैठकर महान किन राजवंश की सीमा पर हो रहे युद्ध को देख रहा था। उसने चाय बनाई और कुछ पेस्ट्री खाई और वह बहुत संतुष्ट दिख रहा था। सु शियान एर उसके बगल में बैठी और बड़े चाव से देख रही थी। दुष्टपुत्र और मोहोंगलियू के बीच लड़ाई जारी थी। न कोई जीता था और न कोई हारा था। दरअसल उनमें से हर एक ने खुद को रोक रखा था। उनके लिए अपना पूरा जोर लगाने का यह समय नहीं था। डिंगयू और शियाओलियांग ने लड़ रहे दोनों लोगों को देखा और आह भरी। उनके अलावा भी वाकई इतने शक्तिशाली सम्राट स्तर के विशेषज्ञ मौजूद थे। क्या आपको लगता है कि हमारा छोटा भाई किन्यंग उनका प्रतिद्वंदी है? डिंगयू ने संदेह भरे भाव से पूछा। यह कहना मुश्किल है। शाओलियांग ने अपना सिर हिलाया। जहां तक मुझे पता है किन्यंग अपने चरम पर भी दिव्य स्तर तक नहीं पहुंचा था। भले ही गुरुजी ने उसे नामात्र का शिष्य बना लिया हो, मुझे डर है कि वह शायद उनके शिष्यों जितना शक्तिशाली न हो। हेई युए ने कहा। वह ब्लैक मून टॉवर की प्रभारी थी और सेंट्रल जोन के सेंट्रल रीजन से आई थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे अधिक रहस्य पता थे। क्या हमें मदद करनी चाहिए? जियांग जिंग ने पूछा। ये परिस्थितियों पर निर्भर करता है। वैसे भी भाग्य के खजाने हमारे ही होने चाहिए। हम उन्हें दूसरों के हाथों में नहीं पड़ने दे सकते। डिंगयू ने अपने हाथ में तलवार को सहलाते हुए कहा। गुरुजी को उन भाग्य के खजानों का कुछ उपयोग जरूर होगा। हेई युए ने गहरी सोच में डूबी हुई हल्की सी सिर हिलाई। क्या आप लोगों को लगता है कि दिव्य क्षेत्र के कोई विशेषज्ञ हैं? वांग लुओ ने चारों ओर देखा और पूछा। क्या सीनियर झांग वहां नहीं है? डिंगयू ने दादा झांग की ओर देखा और मुस्कुराए। दिव्य क्षेत्र के विशेषज्ञ हो या न हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। गुरुजी की बात मत भूलो। सम्राट स्तर से ऊपर वालों को भाग लेने की अनुमति नहीं है। शियांग जिंग ने अपने हाथ में पकड़ी हुई आत्मा की कठपुतली को थपथपाया और हंसते हुए कहा, मेरी आत्मा की कठपुतली के साथ कौन मुझसे मुकाबला कर सकता है? डिंगयू और बाकी लोग अवाक रह गए। शियांग जिंग की कठपुतली वास्तव में किसी भी सम्राट स्तर के विशेषज्ञ को कुचल सकती थी। दुष्टपुत्र और मोहोंगलियू के बीच की लड़ाई समाप्त हो गई और कोई भी विजयी नहीं हुआ। काओ त्यानई के जाने से पहले उन्होंने एक संदेश छोड़ा। मैं 3 दिन में यहाँ लौट आऊंगा। अगर किन्यंग यहाँ नहीं रही तो महान किन राजवंश के अस्तित्व का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। शिन युवानफेंग और अन्य लोगों के चेहरे बेहद उदास थे। उसी समय उनकी आंखों में चिंता झलक रही थी। क्या वाकई बिग ब्रदर के साथ कुछ हुआ है? महान किन राजमहल के अंदर किन की उन बुरी तरह घायल थी। उसका चेहरा बेहद पीला पड़ गया था और फिलहाल उसका इलाज चल रहा था। शिन युवानफेंग और बाई शाओकोंग भी अपनी चोटों का इलाज कराने के लिए वापस लौट आए थे। यदि किन्यंग 3 दिनों के भीतर वापस नहीं लौटी तो भयंकर युद्ध होगा। 9 स्वॉर्ड्स माउंटेन के संप्रदाय प्रमुख और अन्य सभी उच्च अधिकारियों के चेहरे पर उदासी और चिंता के भाव थे। क्या वाकई किन्यंग के साथ कुछ हुआ था? उनके बिना, जो उनकी रीढ़ की हड्डी थे, वे काओ त्यानई का सामना कैसे कर सकते थे? उस समय इस योजना को उसी ने तैयार किया था। काओ त्यानई उन्हें कैसे जाने दे सकता था? उसकी योजना विफल होने का गुस्सा उसके मन में बहुत गहरा था। महान किन सम्राट हमें निराश नहीं करेंगे। 9 स्वॉर्ड्स माउंटेन के भीतर एक बहुत बूढ़े बुजुर्ग ने बोलना शुरू किया। अगर सच में कुछ हुआ तो मेरे पुराने दोस्त हमारा साथ देंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, हम उस बदमाश काओ त्यानई को भाग्य के खजाने, खासकर दक्षिणी क्षेत्र के भाग्य के खजाने को हासिल नहीं करने देंगे। पैंग जिंगहाई और पेन किगुआंग चुप थे। काफी देर बाद पेन किगुआंग ने कहा, किसान गठबंधन कोई कदम उठाएगा? 9 स्वॉर्ड्स माउंटेन के संप्रदाय प्रमुख ने पूछा, उस समय गद्दार कौन था? पैंग शिंगहाई ने दांत पीसते हुए कहा, उस समय योजना में भाग लेने वाले लोग सीमित थे। उनमें से अधिकतर मर चुके हैं। हमारे अलावा योजना के मूल रहस्यों के संपर्क में आए सभी लोग मर चुके हैं। जो लोग नहीं मरे वे ही गद्दार हैं जिन्होंने उस समय खबर लीक की थी। पेन किगुआंग ने घृणा से कहा, अगर गद्दारों ने खबर लीक नहीं की होती तो हम इस हालत में कैसे पहुंच जाते? उस समय काओ त्यानई दिव्य क्षेत्र के विशेषज्ञ थे।
जब किन यंग को उसकी इस घिनौनी योजना का पता चला तो उसने दूसरे पक्ष को रोकने के लिए अपनी योजना बनानी शुरू कर दी। मानव जाति का भाग्य ऐसी चीज नहीं थी जिसके साथ दिव्य क्षेत्र के विशेषज्ञ काउतियाने खिलवाड़ कर सके। हालांकि योजना लीक हो गई और उनके पास सब कुछ दांव पर लगाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। अंततः उन सभी का पुनर्जन्म हुआ। नाइन स्वॉर्ड्स माउंटेन संप्रदाय के गुरु ने गंभीरता से कहा, तलवार के गुरु लौट चुके हैं, क्यों ना हम उनसे स्वयं काउतियाने को मारने के लिए कहें। अचानक एक आकृति प्रकट हुई। वह लंबा और पतला था और उसका चेहरा दुबला और हड्डियों से भरा हुआ था। उसके शरीर से आभा का जरा सा भी अंश नहीं निकल रहा था। ग्रेट कियान पैलेस का वह पुराना भूत भी लौट आया है। उसी स्तर के कुछ और लोग भी हैं। मैं कुछ नहीं कर सकता। हम तलवारबाज को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। सभी ने सिर झुकाया। वह नाइन स्वॉर्ड्स माउंटेन के संस्थापक पिताओं में से एक थे। इससे पहले यह अद्वितीय दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ प्राचीन निर्जन क्षेत्र में एकांतवास में रह रहा था। असुर प्राचीन भूमि के खुलने के कारण वह उत्तरी क्षेत्र में लौट आया था। उस समय दिव्य क्षेत्र के विशेषज्ञ 8 क्षेत्रों में सक्रिय नहीं थे। वे सभी किसी अज्ञात कारण से निर्जन प्राचीन क्षेत्र में चले गए थे। केवल काउतियाने ही चुपचाप लौट आया था, जिसका इरादा उत्तरी क्षेत्र के मानव राजा के पद के लिए साजिश रचने का था। इसी के परिणामस्वरूप वर्तमान घटनाक्रम घटित हुआ। मुझे उम्मीद है कि किन यंग सुरक्षित होगी। नाइन स्वॉर्ड्स माउंटेन के स्वॉर्ड मास्टर ने आह भरी और गायब हो गए। दिव्य लोक को हल्का सा आभास हो रहा था कि 9 क्षेत्रों में कुछ परिवर्तन हो रहा है, इसीलिए उन्होंने निर्जन प्राचीन क्षेत्र को छोड़ना शुरू कर दिया। 3 दिन बाद काउतियाने ने फिर हमला किया। शिन युवानफेंग और अन्य लोगों को लड़ना पड़ा। इस बार काउतियाने ने अकेले हमला नहीं किया। ग्रेट कियान पैलेस से एक सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ भी था। बाई शाओकुंग और ग्रेट कियान पैलेस के सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञ ने लड़ाई लड़ी। शिन युवानफेंग और अन्य 2 ने मिलकर काउतियाने से लड़ाई की और बड़ी मुश्किल से उसे बराबरी पर रोक पाए। हालांकि उन्हें ऐसी स्थिति में मजबूर होना पड़ा जहां वे निष्क्रिय रूप से बचाव कर रहे थे। हाँ, मैं 3 दिन में वापस आऊंगा। अगर किन यंग तब तक नहीं आती तो हमें इस बात पर चर्चा करनी होगी कि क्या आप लोग असुर प्राचीन भूमि में प्रवेश करने के योग्य हैं या नहीं। काउतियाने पागलों की तरह हंसा और चला गया। शिन युवानफेंग और अन्य लोग असहाय महसूस कर रहे थे। इससे पहले उन सभी को लगता था कि वे सब कुछ अपने दम पर संभाल सकते हैं। भले ही वे किन यंग का मुकाबला न कर सकें, लेकिन वे किसी भी तरह से कमजोर नहीं थे। लेकिन हकीकत बेहद कठोर थी। किन यंग के बिना, जो उनकी रीढ़ की हड्डी थी, वे अपने दुश्मनों के खिलाफ ठीक से लड़ भी नहीं सकते थे। वे चारों सीमा पर पहरा देते रहे और महान किन राजवंश की राजधानी में वापस नहीं लौटे। महान किन शाही महल के अंदर किन केयुन अपने पलंग पर पालथी मारकर बैठी हुई थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और वह अपनी चोटों से पूरी तरह उबर नहीं पाई थी। वह मन ही मन बुदबुदाई, गुरुजी, आप कहाँ हैं? आप अभी तक क्यों नहीं लौटे? यदि किन यंग वापस नहीं लौटी तो वह काउतियाने की सेनाओं के साथ लड़ाई कैसे जारी रख सकती थी। अचानक दरवाजा खुल गया। एक खूबसूरत शख्सियत अंदर आई। किन कियुन ने ऊपर देखा और तुरंत चौंक गई। आने वाले व्यक्ति का चेहरा बेजोड़ रूप से सुंदर था और उससे एक वीर आभा निकल रही थी। उसमें एक सम्राट और सर्वोच्च सत्ता का स्वाभाविक आभास भी था। इस शख्स की तुलना में किन कियुन को लगा कि वह महान किन महारानी एक मजाक थी। ये व्यक्ति वास्तव में महान किन महारानी बनने के योग्य था। अचानक वह सदमे से खड़ी हो गई और उसके पीछे 9 पूंछों वाली एक छाया प्रकट हुई। तुम कौन हो, छोटी लोमड़ी? तुम बड़ी हो गई हो। किन यंग ने आह भरी और अपना सफेद हाथ आगे बढ़ाकर किन कियुन के सिर पर हाथ फेरा। धमाका! किन कियुन पूरी तरह से अवाक रह गई और उसका दिमाग चकराने लगा। ए सम्राट, माँ स्वामी, यह आप हैं। बोलते समय वह हकलाने लगी। मेरे अत्यंत शक्तिशाली महान किन सम्राट कहाँ गए? मेरे अत्यंत दबंग और अद्वितीय गुरु कहाँ चले गए? भले ही यह उसके सामने वाली बहन, वह बेहद भव्य और वीर दिखती थी और अब भी उसकी सुंदरता बेजोड़ थी। वह अपने अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली महान किन सम्राट जैसी नहीं थी। सम्राट, क्या यह आप हैं? आप? किन कियुन अवाक रह गई और अविश्वास भरी निगाहों से उसे देखने लगी। किन यंग ने दर्द से अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा, यह मैं हूँ। वाह! किन केयुन रो पड़ी। उसने खुद को किन यंग की बाहों में फेंक दिया और फूट फूट कर रोई। सम्राट, आपको मेरा बदला लेना होगा। जैसे ही किन केयुन ने खुद को किन यंग की बाहों में डाला, वह व्याकुल हो उठी। मेरे सम्राट की मजबूत और चौड़ी छाती कहाँ थी? यह इतना नर्म और लचीला क्यों है? यह समाप्त हो गया। मेरे शक्तिशाली सम्राट चले गए। सम्राट, स्वामी, आपने ऐसा क्यों किया? किन कियुन ने हाथ बढ़ाकर किन यंग की छाती पर अपना सिर रख दिया। उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसके सामने खड़ी अद्वितीय सुंदरता उसकी अपनी सम्राट थी। किन यंग ने अपना सिर सहलाया और एक लंबी आह भरी। भाग्य लोगों के साथ खिलवाड़ करता है। अब तो उसमें अपने वंशजों का सामना करने की भी हिम्मत नहीं थी। तो क्या अब से मैं आपको सर्वोच्च बहन कहकर पुकारूं? किन कियुन ने अपना सिर उठाया और अपनी आंखें झपकाईं। नहीं। किन यंग ने दांत पीसते हुए उसके सिर पर थप्पड़ मारा और कहा, अब तुम मेरी वंशज हो। तुम मुझे बहन कैसे कह सकती हो? मुझे स्वामी कहना जारी रखो। ठीक है, स्वामी। किन कियुन किन यंग की छाती से टिक गई और खुद को देखने लगी। उसे तुरंत शर्म आ गई। वह तुलना नहीं कर सकती थी। किन यंग ने उसे गुस्से से घूरते हुए कहा, बकवास मत करो। किन कियुन शांत हो गई। उसकी जटिल, उत्तेजित और अवर्णनीय भावनाएं कुछ हद तक कम हो गईं और उसने कहा, सर्वोच्च सम्राट, स्वामी, बड़े भाई शिन युवानफेंग और अन्य लोग उस बदमाश काउतियाने को नहीं रोक सकते। क्या आप लोग खुद को प्रकट नहीं करेंगे? किन यंग के चेहरे पर पीड़ा और जटिलता के भाव थे। वह सचमुच अपने पूर्व भाइयों के सामने पेश नहीं होना चाहता था। अब वह एक महिला बन चुका था। वह अपने पूर्व भाइयों का सामना कैसे कर सकता था? कितना निराशाजनक। दांत पीसते हुए उसने कहा, यह सब उस कमीने काऊ की वजह से है। किन कियुन के सिर को सहलाते हुए उन्होंने हिदायत दी, मेरी वापसी की खबर किसी को मत बताना। किसी को मत बताना। अगर मुमकिन हो तो मैं छुपकर ही आऊंगा।
जी 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 स्वामी जी, मैं समझ गया, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। जैसे ही उसने ये कहा, उसने अपना हाथ किन यंग की छाती पर रख दिया। खुद की तुलना करते हुए उसने मन ही मन आह भरी। अपने सम्राट से यही उम्मीद थी। एक स्त्री होते हुए भी वह उससे कहीं अधिक बड़ी थी। किन यंग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने किन कियुन का हाथ पकड़ लिया। किन कियुन ने किन यंग को दक्षिणी क्षेत्र और उत्तरी क्षेत्र की वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी दी। साथ ही उन्होंने किन यंग को एक समाचार ताबीज दिया जिससे वह पूरे उत्तरी क्षेत्र के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकेंगी। अंत में उसने प्रश्नवाचक स्वर में पूछा, गुरुजी, क्या चूजुन की मृत्यु हो गई है? हाँ। किन यंग ने उसकी ओर देखा और पूछा, तुम क्यों पूछ रही हो? किन कियुन हिचकिचाई, लेकिन फिर भी उसने चू जुबान के बारे में बताया। वह बहुत शक्तिशाली है, मुझे शक है कि चूजुन भी इसमें शामिल है। किन यंग ने भौहें चढ़ाकर कहा, चू, हे और झाओ ने उस समय मेरे लिए काओतियाने के हमले को रोकने के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी थी। वे पूरी तरह से मर चुके हैं। ये वह नहीं हो सकता। मैं उससे मिलने जाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि यह काओतियाने की कोई साजिश नहीं है। किन कियुन ने जल्दी से कहा, शिन युवानफेंग और बाई शाओकोंग वहां गए थे, लेकिन हमें नहीं पता कि क्या हुआ। वे इसके बारे में बात नहीं करना चाहते थे, इसलिए शायद उन्हें काफी तकलीफ हुई होगी। चिंता मत करो, मुझे पता है क्या करना है। किन यंग ने महान किन शाही महल छोड़ दिया और चू काउंटी की ओर चल पड़ी। चू जुबान ने शिन युवानफेंग और बाकी लोगों को देखा जो बुरी तरह पिट चुके थे। उसने जीभ चटकाते हुए सिर हिलाया। किन यंग के भाई बुरे नहीं थे। हालांकि काओतियानी आखिरकार एक पुनर्जन्मित दिव्य लोक का प्राणी था। पृष्ठभूमि हो या प्रतिभा, वह उन सभी से कहीं आगे था। इसके अलावा काओतियानई का अतीत किसी साधारण दिव्य क्षेत्र के विशेषज्ञ जितना सरल नहीं था। दिव्य क्षेत्र में भी उन्हें एक अद्वितीय विशेषज्ञ माना जाता था। उसने अपना सिर उठाया और चू परिवार के इलाके से बाहर देखा। किन यंग आ गई थी। वह अब किन यंग को नहीं देखना चाहता था। अगर उससे वापस पुरुष बनने का तरीका पूछा जाता तो वह उसे कैसे धोखा दे पाता। असुर प्राचीन भूमि के लिए चल रही लड़ाई समाप्त होने तक उसे अपने रहस्यमय और अथाह व्यक्तित्व को बनाए रखना आवश्यक था। किन यंग भी अकेले नहीं लौटे थे। उनके साथ स्वर्ग लोक के शिखर पर 5 वरिष्ठ, 2 अर्धस्तरीय दिव्य लोक के वरिष्ठ और 1 दिव्य लोक के पूर्वज गुप्त रूप से आए थे। इससे ये स्पष्ट होता है कि मानव राजा के लुओ परिवार की नींव बहुत मजबूत थी। इसके अलावा दिव्य क्षेत्र के विशेषज्ञों का अचानक प्रकट होना और उनका उजाड़ प्राचीन क्षेत्र से चले जाना संभवतः केवल असुर प्राचीन भूमि के कारण ही नहीं था। चू जुबान को होंग युवानचू की कही बात याद आ गई। इस दाओयुआन का अंत निकट आ रहा था। शायद इसका इससे कुछ संबंध हो, अन्यथा प्राचीन निर्जन क्षेत्र में छिपे दिव्य क्षेत्र के विशेषज्ञ अचानक सक्रिय क्यों हो जाते। चू ही, जाओ और उन्हें भगा दो। जी हाँ मेरे स्वामी। चू ही की आकृति चमकी और छोटे से आंगन से गायब हो गई। किन यंग चू परिवार के इलाके की ओर जा रहा था कि तभी अचानक उसके सामने एक आकृति प्रकट हुई और उसका रास्ता रोक दिया। लुओ परिवार के वे सभी बुजुर्ग जो गुप्त रूप से उसकी रक्षा कर रहे थे प्रकट हुए और गंभीर भावों के साथ चूही को देखने लगे। ये व्यक्ति कहां से आया? उन्हें तो पता भी नहीं चला। इस जगह का हमारे प्रभु से कुछ संबंध है। उन्हें परेशान मत करो, चूही ने किन यंग की ओर देखते हुए कहा। किन यंग ने भौहें चढ़ाकर हिचकिचाते हुए पूछा, आपके स्वामी, क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल सही, चूही ने सिर हिलाकर कहा, चूंकि हमारे प्रभु ने आपको एक वादा दिया है तो वह उसे पूरा करेंगे। मैं आपको यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि हमारे प्रभु के दक्षिणी क्षेत्र में अन्य शिष्य भी हैं। इतना कहकर वह गायब हो गया। किन यंग मुड़कर महान किन राजमहल में लौट गई। लुओ परिवार के बुजुर्गों के चेहरे पर हैरानी के भाव थे। आखिर वह रहस्यमयी व्यक्ति कौन था? लुओ परिवार के दिव्य क्षेत्र के पूर्वज ने अपना स्थान नहीं छोड़ा। इसके बजाय वे चू परिवार के ऊपर हवा में खड़े रहे और चू परिवार के पूरे क्षेत्र का अवलोकन किया। उनकी नजर में चू परिवार बहुत कमजोर था। पूर्वी क्षेत्र में वे मुश्किल से ही एक छोटे परिवार की श्रेणी में आएंगे। लुओ परिवार के उच्च अधिकारियों को किन यंग की पहचान पहले से ही पता थी। भले ही वह पुनर्जन्म लिया हुआ व्यक्ति था, फिर भी उसमें लुओ परिवार का रक्त निहित था और वह लुओ परिवार का प्रत्यक्ष वंशज था। इसके अलावा उसके लुओ परिवार के मानव राजा के साथ भी कुछ संबंध थे। कारण चाहे जो भी हो, लुओ परिवार निश्चित रूप से उसका समर्थन करेगा। उत्तरी क्षेत्र का मानव राजा बनने की उसकी क्षमता एक बिल्कुल अलग मुद्दा था। उत्तरी क्षेत्र के भाग्य के खजाने का लालच ही उनके लिए किन यंग को लुओ परिवार का भावी स्तंभ मानने के लिए काफी था। उस समय महान किन सम्राट उत्तरी क्षेत्र में एक अद्वितीय व्यक्तित्व थे। एक बार जब वह प्रसिद्धि प्राप्त कर लेगा तो वह लुओ परिवार की निरंतर शान सुनिश्चित करने में सक्षम होगा और शायद उन्हें और भी ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद भी कर सकता है। इसके अलावा किन यंग का एक रहस्यमय गुरु था। लुओ मिंग ने चू परिवार के इलाके पर नजर डाली और जल्दबाजी में अंदर नहीं घुसा। उसने पहले उस व्यक्ति की शक्ल पर ध्यान नहीं दिया था, जिसका मतलब था कि वह व्यक्ति उससे कहीं ज्यादा ताकतवर था। चू परिवार का पूरा इलाका उसकी नजर में था, फिर भी उसे कुछ भी अजीब नहीं दिखा। आखिर वह व्यक्ति कहाँ था? उसे लगातार यह महसूस हो रहा था कि कुछ कमी है। वह सब कुछ स्पष्ट रूप से देख सकता था, लेकिन फिर भी मन में एक बेचैनी सी बनी हुई थी कि कुछ गड़बड़ है। चू जुबान ने लुओ मिंग पर ध्यान नहीं दिया। वह जो चाहे कर सकता था। वह केवल दिव्य क्षेत्र के 5वें स्तर पर था। चू ही, चू ए, बाएं और दाएं बुद्ध सेवक या यहाँ तक कि बुद्ध नानबू भी उसे आसानी से दबा सकते थे। अब चू जुबान की नजर में दिव्य क्षेत्र कोई खास चीज नहीं रह गया था। असुर प्राचीन भूमि खुलने ही वाली थी। चू जुबान को स्वर्गीय दाव ताबीज योजना पर ध्यान केंद्रित करना था। दर्द को सहन करते हुए उसने अपने शरीर से थोड़ी सी अव्यवस्थित ऊर्जा को अलग किया और उसे स्वर्गीय दाव ताबीज में डालकर उसे उन्नत बनाया। जैसे जैसे दाव सिद्धांतों की संख्या बढ़ती गई और उनका विकास होता गया, उन्हें फिर से परिष्कृत करके स्वर्गीय दाव ताबीज में बदलना पड़ा। किन यंग चुपचाप लौट आए। वह अपने भाइयों से नहीं मिला। शायद उसे अपने बड़े भाइयों का सामना करना नहीं आता था।
उनके बड़े भाइयों की नजरों में उनका बेहद शक्तिशाली बड़ा भाई एक अद्वितीय सुंदर व्यक्ति बन गया था। ये बात बिल्कुल अकल्पनीय थी। किन यंग अपने दिल में मौजूद इस बाधा को पार करने में असमर्थ था। शिन युवानफेंग और अन्य भाई महान किन राजवंश की सीमाओं पर तैनात थे और उनके दिन वास्तव में कठिन थे। काओ तियानई समय समय पर उन पर हमला करता रहता था। बाद में दुष्ट पुत्र ने भी कुछ बार हमला किया। मोहोंगलियू ने भी 2 बार हमला किया। हर बार उन्हें दबा दिया गया। उन्हें और भी अधिक पीड़ा महसूस होने लगी। बेशक किन यंग प्रकट नहीं हुई और वे निराशा से भर गए। उनके बड़े भाई का सचमुच एक्सीडेंट हो गया होगा। असुरों की प्राचीन भूमि अभी तक खुली नहीं थी और स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों के धीरे धीरे बहाल होने के बाद दक्षिणी क्षेत्र के प्रसिद्ध संप्रदायों के कुछ स्थल स्थानिक दरारों से वापस आ गए थे। इससे कई संघर्षों का जन्म हुआ था। सभी प्रमुख गुट उन पर कब्जा करना चाहते थे और उनके भीतर मौजूद खजानों के लिए आपस में लड़ना चाहते थे। डिंगयू और अन्य लोग भी इसमें शामिल थे। ऐसा लग रहा था मानो किसी विनाशकारी शक्ति ने अन्य दावेदारों को बाहर कर दिया हो। जब उत्तरी क्षेत्र के प्रमुख गुटों के विशेषज्ञों ने देखा कि उनके कनिष्ठ पक्ष जीत नहीं सकते और वे कोई कदम उठाना चाहते थे, तब जू युआन की भूमिका सामने आई। उसने स्वर्गलोक के विशेषज्ञ के रूप में अपनी पहचान का इस्तेमाल उनमें से कुछ को डराने के लिए किया। चूंकि स्वर्गलोक के विशेषज्ञ उनका समर्थन कर रहे थे, इसलिए विभिन्न बड़े गुटों के विशेषज्ञ कनिष्ठ गुटों के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते थे। यह उनके बीच एक मौन सहमति थी। बेशक इसका एक कारण यह भी था कि वहां कोई बहुत दुर्लभ या कीमती खजाने नहीं थे। नहीं तो वे इस मौन सहमति की परवाह क्यों करेंगे? वे तो बस सबको पीट देंगे। संघर्ष जारी रहा और समय बीतता गया। जल्द ही 1 साल बीत गया। दक्षिणी क्षेत्र में उथल पुथल मची हुई थी। शिन युवानफेंग और अन्य लोगों को बेहद मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। चोटें लगना आम बात हो गई थी। किन यंग अभी तक प्रकट नहीं हुई थी और उनकी हताशा बढ़ती जा रही थी। काओ तियानई दिन ब दिन और भी अहंकारी होता जा रहा था। आप 21 साल तक एक ही जगह पर बंद रहे हैं और इसके बदले आपको अराजक ऊर्जा का एक बड़ा भंडार मिला है। चू जुबान दंग रह गया। उसे सचमुच अराजक ऊर्जा का एक और पिंड इनाम के तौर पर मिला था। क्या ऐसा हो सकता है कि आने वाले हर साल उसे अराजक ऊर्जा का एक पिंड मिलता रहे? उसे सिस्टम से अव्यवस्थित ऊर्जा का एक गुच्छा प्राप्त हुआ। ऊर्जा के इस अराजक प्रवाह ने उसकी घटती हुई ऊर्जा की भरपाई कर दी और उसके दाव सिद्धांतों के परिष्करण और रूपांतरण की गति और भी बढ़ गई। वह दाव क्षेत्र के तीसरे स्तर तक पहुंचने के एक कदम और करीब आ गया था। हमेशा की तरह चू जुबान ने कैस दाव मिरर निकाला और दाव क्षेत्र के विशेषज्ञों और उससे ऊपर के लोगों की तलाश की। दर्पण की सतह पर सुई घूमने लगी। अचानक वह रुक गई और एक छवि दिखाई दी। पक्षियों के चहचहाने और फूलों की सुगंध से भरे एक द्वीप पर कुछ ही लोग थे। द्वीप के बीचों बीच बने एक मंडप में एक विद्वान अधेड़ उम्र का व्यक्ति बैठा था। विद्वान के बगल में एक बेहद खूबसूरत महिला बैठी थी। वह उनके लिए चाय परोस रही थी और उसकी आंखों में स्नेह झलक रहा था। कभी कभी उसकी निगाह मंडप के बाहर खड़े कुछ लोगों पर भी जाती थी। आप देख रहे हैं कल्टिवेशन मॉडल। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ये दृश्य देखकर चू जुबान ने आह भरी। कितना प्यारा जोड़ा है। शायद यही प्यार है। दर्पण पर मौजूद जानकारी से पता चला कि वह कौन था। कैस दाव मेरे द्वारा खोजा गया व्यक्ति यह अधेड़ उम्र का विद्वान था। एक नजर में ही पता चल जाता था कि वह एक परिष्कृत विद्वान थे जो अच्छी तरह से पढ़े लिखे और वाक्पटु थे। वह सभ्य, आकर्षक और बलवान था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि सुंदरता उस पर इतनी मोहित थी। लुओ शिनबाई पूर्वी क्षेत्र के दूसरे मानव राजा। उन्होंने दाव क्षेत्र के 15वें स्तर को प्राप्त कर लिया है। उन्हें कुन्हे की विरासत प्राप्त हुई और वे पूर्वी क्षेत्र के मानव राजा के सिंहासन पर आसीन हुए। उन्होंने अथक परिश्रम और बुद्धिमत्ता से अपना मार्ग प्रशस्त किया और दाव क्षेत्र को प्राप्त किया। चू जुबान ये वास्तव में लुओ परिवार का मानव राजा था। किन यंग का पूर्वज। उसने करीब से देखने के लिए अपना सिर उठाया। चू परिवार के क्षेत्र के बाहर लू परिवार के दिव्य क्षेत्र के पूर्वज जो अभी भी हवा में तैर रहे थे, वे भी लू शिनबाई के वंशज थे। एक अद्वितीय विशेषज्ञ जो दाव क्षेत्र के 15वें स्तर तक पहुंच चुका था। यह सचमुच भाग्य की बात थी। इसके अलावा लुओ शिनबाई कुन्हे के शिष्य थे। यदि लुओ शिनबाई पूर्वी क्षेत्र के दूसरे मानव राजा थे तो क्या कुन्हे पहले थे? हालांकि कुन्हे की प्रसिद्धि लुओ शिनबाई की तुलना में कहीं कम थी। फिलहाल पूर्वी क्षेत्र में केवल लुओ परिवार के मानव राजा के बारे में ही जानकारी थी, कुन्हे के बारे में नहीं। शायद इसका कारण यह था कि कुन्हे बहुत पहले ही मानव राजा के पद पर आसीन हो गया था। चू जुबान ने लुओ शिनबाई के बगल में खड़ी खूबसूरत महिला की ओर कैस दाव मेरा को इंगित किया ताकि उससे जानकारी प्राप्त की जा सके। वह विशेष रूप से शक्तिशाली नहीं थी। उसने केवल दाव क्षेत्र के दूसरे स्तर तक ही पहुंच हासिल की थी, लेकिन वह लुओ शिनबाई का सच्चा प्यार थी। इसके बाद उन्होंने कैस दाव मेरा को द्वीप पर मौजूद अन्य लोगों की ओर निर्देशित किया। एक इंसान राजा से यही उम्मीद थी। भला उसका सच्चा प्यार सिर्फ एक ही कैसे हो सकता था? लुओ शिनबाई के कुल 4 दाव साथी थे। मंडप में बैठी हुई उनकी मुख्य पत्नी होनी चाहिए और साथ ही सबसे शक्तिशाली साधना वाली भी। वहां एक दाव साथी भी था जो दाव क्षेत्र के पहले स्तर तक पहुंच चुका था। शेष 2 लोग पहले ही दिव्य क्षेत्र के शिखर पर पहुंच चुके थे और लगभग दाव क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए तैयार थे। उनके शरीर में दाव आभा का हल्का सा अंश मौजूद था। यदि कोई अप्रत्याशित घटना न घटे तो दाव क्षेत्र के पहले स्तर तक पहुंचना मुश्किल नहीं होगा। एक मानव राजा से यही उम्मीद की जाती है। उनके दाव साथियों की प्रतिभा का स्तर असाधारण था। संभवतः ये चारों महिलाएं 9 क्षेत्रों में अद्वितीय सुंदरियां थीं। दाव के साथियों के अलावा लुओ शिनबाई के 3 बच्चे भी द्वीप पर मौजूद थे। उनके 2 बेटे और एक बेटी पहले से ही दिव्य क्षेत्र के शिखर पर थे। जैसा कि एक मानव राजा के प्रत्यक्ष वंशज से अपेक्षित था, उनकी प्रतिभा का स्तर वास्तव में काफी अच्छा था। लुओ शिनबाई के बच्चों की मासूमियत भरी सूरत को देखकर यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि वे द्वीप से बाहर नहीं गए थे और उन्होंने दुनिया नहीं देखी थी। उन्होंने उनका अवलोकन जारी नहीं रखा और सीधे लुओ शिनबाई को ग्रेट दाव कम्युनिकेशन ग्रुप में शामिल कर लिया।
अपनी प्रेमिका के साथ चाय पी रहे लुओ शिनबाई के चेहरे के भाव अचानक बदल गए और वह झट से खड़े हो गए। शिनबाई, क्या हुआ? लुओ शिनबाई का चेहरा बार बार बदलता रहा और अंत में एक उत्साहित भाव प्रकट हुआ। वह फिर से बैठ गया, हाथ हिलाया और कहा, मुझे थोड़ी देर अकेले रहने की जरूरत है। जब उनकी दाव साथी ने यह सुना तो वह मंडप से चली गई। दोनों इतने लंबे समय से साथ थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते थे। जब भी लुओ शिनबाई किसी अनिश्चित परिस्थिति का सामना करता और उसे सोचने की जरूरत होती तो वह ऐसा ही करता था। चू जुआन ने ग्रेट दाव कम्युनिकेशन ग्रुप में कहा, हमारे नए समूह सदस्य लुओ शिनबाई का स्वागत करें, जो दाव क्षेत्र के 15वें स्तर पर पहुंच चुके हैं। उन्होंने इस बात का जिक्र नहीं किया कि वे कुन्हे के शिष्य थे। लुओ शिनबाई, कुन्हे सबसे पहले प्रकट हुआ। उसने संदेह से पूछा, पूर्वी क्षेत्र का मानव राजा लुओ शिनबाई। वो मैं हूं, लुओ शिनबाई ने समूह में जवाब दिया और साथ ही समझ गया कि यह महान दाव संचार समूह क्या था। मैं कुन्हे हूं, तुम मेरे शिष्य माने जा सकते हो। महान दाव संचार समूह में प्रवेश कर पाना तुम्हारा सौभाग्य है। लुओ शिनबाई चौंक गया, मास्टर कुन्हे? वो मैं हूं। कुन्हे की दाव आभा में प्रचन्नता उत्पन्न हुई और उसने अपनी पहचान साबित करने के लिए स्वयं को रूपांतरित कर लिया। शिष्य लुओ शिनबाई गुरु को प्रणाम करता है। औपचारिकता की कोई आवश्यकता नहीं है। समूह में आपका स्वागत है। चू जुआन ने सही समय पर कहा, वह वास्तव में साथी दाववादी कुन्हे का शिष्य है। ये तो संयोग है। यह उनका सौभाग्य है कि उन्हें साथी दाववादी चू से मिलने का अवसर मिला। लुओ शिनबाई ने तुरंत चू जुआन को धन्यवाद दिया। अपने स्वामी द्वारा सम्मानित व्यक्ति भला सरल कैसे हो सकता है। फिर हुआंग लॉन्ग और गु ईरान बातचीत करने के लिए प्रकट हुए। एक नया मेहमान आया है, मुझे सीनियर हुआंग लॉन्ग कहो और मैं तुम्हें स्वागत उपहार दूंगा। प्रणाम करें सीनियर हुआंग लॉन्ग। और मैं सीनियर गु ईरान। सामना कीजिए सीनियर गु ईरान। लुओ शिनबाई ने उन दोनों का आदरपूर्वक अभिवादन किया। यदि वे ऐसे लोग थे जिनका उनके स्वामी सम्मान करते थे तो वे निश्चित रूप से उनके सम्मान के योग्य विशेषज्ञ थे। हुआंग लॉन्ग और गु ईरान दोनों ने लुओ शिनबाई को खजाने भेजे। मंडप में लुओ शिनबाई ने अचानक महान दाव के उतार चढ़ाव को महसूस किया और फिर दो वस्तुएं प्रकट हुईं। उसे यह पता नहीं चल पा रहा था कि ये वस्तुएं कहां से आई हैं। वह चौंक गया, लेकिन फिर जल्द ही अत्यधिक प्रसन्न हो गया। दाव क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद भी उन्हें ऐसे महान अवसर की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने दो सर्वोच्च खजाने स्वीकार किए। एक समय से संबंधित सर्वोच्च खजाना था और दूसरा रक्षात्मक सर्वोच्च खजाना था। चू जुआन ने ग्रुप चैट देखी और अफसोस जताया कि लुओ शिनबाई वाकई एक मानव राजा है। वह हद से ज्यादा चालाक है। उसे अभी अभी खजाना मिला था और उसने तुरंत उनकी चापलूसी शुरू कर दी। जब भी वह किसी की चापलूसी करता तो खुले तौर पर और बातों बातों में अपने गुरु कुन्हे का जिक्र जरूर करता था। कुन्हे अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने तुरंत कुछ खजाने लुओ शिनबाई को सौंप दिए ताकि उसके अन्य दाव सहयोगी जल्द से जल्द दाव क्षेत्र में प्रवेश कर सकें। बच्चे लुओ, जल्दी से अपने दादा मोतू को नमस्कार करो। डेमन बुचे को बुरा लगा। यह मानव बालक अपनी ही दानव जाति के कनिष्ठ सदस्य से भी अधिक वाक्पटु और मनमोहक था। बुरे राक्षस, चले जाओ, कुन्हे ने कहा। इस समय तक लुओ शिनबाई ने ग्रेट दाव कम्युनिकेशन ग्रुप के सदस्यों की साधना के स्तर का पता लगा लिया था। वे सभी दाव क्षेत्र के विशेषज्ञ थे। उनमें से कुछ तो दाव युआन क्षेत्र के विशेषज्ञ भी थे। वे महान व्यक्तित्व थे। समूह का नेता तो और भी रहस्यमय था। चू जुआन ने हलचल भरे ग्रेट दाव कम्युनिकेशन ग्रुप पर नजर डाली। समूह के नेता के रूप में वह एक रहस्यमय विशेषज्ञ थे। उनकी उच्च स्थिति का अर्थ था कि वे हंसी मजाक में भाग नहीं ले सकते थे और कनिष्ठों के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते थे। ऐसे में क्या उसे स्मर्फ अकाउंट बनाना चाहिए? दरअसल अगर वह एक नकली खाता खोलता है तो वह समूह में बातचीत को निर्देशित कर सकता है और शायद लोगों को धोखा भी दे सकता है। चू जुआन ने तुरंत यह सोचना शुरू कर दिया कि किस प्रकार का स्मर्फ अकाउंट खोला जाए। जाहिर है यह न तो बहुत मजबूत होना चाहिए और न ही बहुत कमजोर। कम से कम ये यंग कोंग से कमजोर तो नहीं हो सकता था। आखिरकार निचले तबके के लोगों को सहारा देने के लिए किसी न किसी को तो होना ही था। उसे यह पता लगाना था कि दाव क्षेत्र के ये विशेषज्ञ साधना करने के लिए कहाँ छिपे हुए थे। कारण चाहे जो भी हो, वे नौ क्षेत्रों में सक्रिय नहीं थे। यंग कोंग को केवल बुनियादी जानकारी थी, लेकिन ठोस जानकारी का अभाव था। इसलिए उसे सामान्य ज्ञान से जुड़े ये प्रश्न पूछने के लिए स्मर्फ खाते की आवश्यकता थी। हालांकि इसके लिए उपयुक्त पृष्ठभूमि और पहचान का होना आवश्यक था। इस तरह का व्यक्तित्व निभाना बहुत मुश्किल था। जो व्यक्ति दाव स्तर तक साधना करने में सफल रहा हो वह बिल्कुल नौसिखिया कैसे हो सकता है। महान दाव के प्राणियों को बाहरी दुनिया का बहुत कम अनुभव था, लेकिन उनमें से एक होने का दिखावा करने से उनके पकड़े जाने का खतरा बहुत बढ़ जाता। आखिरकार उस समूह में महान दाव के दो प्राणी मौजूद थे। चू जुआन ने भौहें चढ़ाते हुए सोचा कि उसके स्मर्फ अकाउंट का व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए। सू शियान एयर पास आकर मुस्कुराते हुए बोली, सर, चू परिवार के बच्चों को तो पता ही नहीं कि चू काउंटी के बाहर की दुनिया कैसी होती है। उन्हें चू परिवार ने कैद करके रखा है और उन्होंने अभी तक दुनिया देखी ही नहीं है। ये सुनकर चू जुआन को अचानक एक विचार आया। बिल्कुल सही, वह एक शानदार बैकग्राउंड वाला स्मर्फ अकाउंट बना सकता था। हालांकि उसका स्मर्फ अकाउंट कहीं किसी बड़े ने लॉक कर दिया था और वह एक सुरक्षित जीवन जी रहा था। यह एक ऐसा किरदार था जिसने अभी तक दुनिया नहीं देखी थी। मुझे मिल गया। सर, आपको क्या मिला? सू शियान एयर हैरान थी। कोई बात नहीं, कहीं और जाकर खेलो। चू परिवार के उन छोटे बच्चों पर ध्यान मत दो, चू जुआन ने हाथ हिलाते हुए कहा। सू शियान एयर की बड़बड़ाहट को अनसुना करते हुए चू जुआन ने दाव आभा का एक गोला संघनित किया और उसे मूल दाव क्रिस्टल में डाल दिया। फिर उसने अंदर की दाव आभा को बदल दिया। उनकी साधना का स्तर दाव क्षेत्र के छठे स्तर पर निर्धारित था, जो यंग कोन के स्तर से थोड़ा अधिक था। उसका नाम उसे सुंदर स्वर्ग विदारक कहा जाएगा। चू जुआन ने अपना चेहरा छुआ और महान दाव संचार के सदस्यों की ओर देखा। वह मुस्कुराया।
हे मैंने आप लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए एक स्मर्फ अकाउंट खोला है। चू जुबान ने तुरंत अपना नकली अकाउंट ग्रुप में नहीं जोड़ा। लुओ शिनबाई आज ही ग्रुप में शामिल हुआ था और इस नकली अकाउंट का बैकग्राउंड बहुत ही शानदार था। उसे इसे समूह में शामिल करने के लिए कोई दूसरा अवसर ढूंढना होगा। इसके अलावा अब उसके पास समूह के सदस्यों को धोखा देने का समय नहीं था। दक्षिणी क्षेत्र में स्वर्ग और पृथ्वी के नियम तेजी से पुनर्स्थापित हो रहे थे और असुर प्राचीन भूमि खुलने ही वाली थी। उसे अपना पूरा ध्यान स्वर्गीय दाव ताबीज योजना पर केंद्रित करने की आवश्यकता थी। वह किसी भी चीज को अपने ध्यान को भटकाने और गलतियां करने देने का जोखिम नहीं उठा सकता था। दक्षिणी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र और अंततः सभी 9 क्षेत्रों पर नियंत्रण करने की यह उसकी भव्य योजना थी। लुओ शिनबाई समूह में सक्रिय था और हुआंग लॉन्ग तथा दाओयुआन क्षेत्र के अन्य साधकों, विशेषकर रोक्सियन का पक्ष जीतने की पूरी कोशिश कर रहा था। रोक्सियन दाओयुआन क्षेत्र की एकमात्र महिला थी। उन्होंने रोक्सियन से कुछ अंतर्दृष्टि और खजाने मांगे ताकि वे अपने दाव सहयोगियों को सफलता प्राप्त करने में मदद कर सकें। रोक्सियन कुन्हे से बहुत अच्छी तरह परिचित थी, इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से उसके शिष्य को उदारतापूर्वक मार्गदर्शन दिया। लुओ शिनबाई के बारे में उसकी अच्छी राय थी क्योंकि वह अपने दाव सहयोगियों को बहुत प्यार करता था। चू जुबान को पक्का शक था कि लुओ शिनबाई ने मीठी मीठी बातें करके उस समय उत्तराधिकार हासिल किया था। उसने कई विद्वानों की चापलूसी की और अनगिनत लोगों का समर्थन प्राप्त किया। वह सचमुच मानव राजा कहलाने के योग्य था। चू जुबान ने लुओ परिवार के दिव्य क्षेत्र के पूर्वज पर एक नजर डाली, जो अभी भी चू परिवार के क्षेत्र पर शासन कर रहे थे। चू जुबान ने हाथ हिलाकर उन्हें अपने पास बुला लिया। जहां तक लुओ शिनबाई के वंशजों की बात है, उन्हें उसके लिए छोटे मोटे काम करने के लिए बहकाया जा सकता था। वह पूरे लुओ परिवार को भी अपने लिए काम करने के लिए बरगलाने में सक्षम था। लुओ मिंगचू परिवार के इलाके को लगातार घूरता रहा। उसकी अंतरात्मा ने उसे बताया कि यहाँ कुछ बहुत गलत हो रहा है। इसके अलावा वह ये भी जानना चाहता था कि वह व्यक्ति कहाँ से आया था। वह उससे मिलने भी जा सकता था। अचानक, इससे पहले कि वह कोई प्रतिक्रिया कर पाता, वह एक छोटे से आंगन में प्रकट हो गया। उसे ये भी नहीं पता था कि वह इस समय कहाँ है। लुओ मिंग चौंक गया और उसके माथे से ठंडा पसीना बहने लगा। ये बहुत ही भयानक था। इस दुनिया में ऐसा खौफनाक विशेषज्ञ कैसे हो सकता है? यहाँ तक कि दिव्य क्षेत्र का सर्वोच्च विशेषज्ञ भी ऐसा करने में सक्षम नहीं होगा। इसके अलावा दक्षिणी क्षेत्र में इस तरह का भयावह अस्तित्व क्या कर रहा था? यहाँ तक कि वीरान प्राचीन क्षेत्र के विशेषज्ञ भी इसके मुकाबले फीके पड़ गए। दिव्य क्षेत्र का यह महान साधक इस समय पसीने से तरबतर हो रहा था। चू जुबान 7 रंगों के दिव्य प्रकाश से घिरा हुआ था। उसके पीछे आकाश को कंपाने वाली दिव्य प्रतिमा थी। उसका शरीर महान दाव की धाराओं से घिरा हुआ था। लुओ मिंग उसका चेहरा स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा था। एक नजर में ऐसा लग रहा था मानो वह सीधे महान दाव को देख रहा हो। लुओ मिंग ने आगे देखने की हिम्मत नहीं की। उसने अपना सिर थोड़ा नीचे कर लिया। घबराओ मत, चू जुबान की आवाज मधुर थी। आप लुओ शिनबाई की किस पीढ़ी से हैं? लुओ शिनबाई। लुओ मिंग का शरीर कांप उठा। 9 क्षेत्रों में बहुत कम लोग थे जो मानव राजा का नाम जानते थे। इसके अलावा दूसरे पक्ष के बोलने के लहजे से ऐसा प्रतीत होता था कि लुओ शिनबाई इस विशेषज्ञ से कनिष्ठ थे। वरिष्ठ, मैं लुओ शिनबाई का चौथा परपोता लुओ मिंग हूँ। ओह, चू जुबान ने धीरे से ओह कहा और लापरवाही से आगे कहा, तो तुम छोटे शिनबाई के परपोते हो। तुम्हारी साधना में थोड़ी कमी है। नन्हा शिनबाई। उसकी नजरों में उसके परदादा तो बस एक छोटे से आदमी थे। वह निश्चित रूप से एक बेहद डरावना विशेषज्ञ था और वह अपने परदादा को जानता था। वरिष्ठ गुरु द्वारा उनकी साधना के बारे में की गई टिप्पणी पर लुओ मिंग ने सहमति जताई। वह केवल दिव्य क्षेत्र के 5वें स्तर पर थे। ऐसे असीम अस्तित्व की दृष्टि में वह स्वाभाविक रूप से हीन थे। जूनियर में प्रतिभा की कमी है। मुझे शर्म आ रही है, लुओ मिंग ने शर्मिंदा होकर कहा। मुझे साफ दिख रहा है कि तुम अपने परदादा से भी कहीं ज्यादा बुरे हो। चू जुबान ने सिर हिलाया। लुओ मिंग के होठों के कोने हल्के से फड़क उठे। इस वरिष्ठ के शब्द बहुत सीधे थे। छोटे शिनबाई के बारे में सोचकर याद आता है कि वह बहुत बुद्धिमान, मीठी बातें करने वाला और मामलों को कुशलतापूर्वक संभालने वाला था। उसके वंशज होने के नाते आपको वास्तव में उसके अच्छे गुण विरासत में नहीं मिले। ये थोड़ा दुख की बात है। चू जुबान ने यादों में खोई हुई सी धीमी आवाज में बात की। लुओ मिंग की कमर और नीचे झुकती चली गई। उसके सामने खड़ा वह महापुरुष वास्तव में एक सर्वोच्च हस्ती था जिसने कभी उसके परदादा का मार्गदर्शन किया था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। शायद ये भी उसकी एक संयोगवश मुलाकात हो सकती है। इस वरिष्ठ के थोड़े से मार्गदर्शन से वह दिव्य क्षेत्र के 7वें स्तर या उससे भी ऊपर के स्तर तक पहुंचने में सक्षम होना चाहिए, है ना? चू जुबान ने लुओ शिनबाई के साथ अपनी कुछ पुरानी मुलाकातों के बारे में बात की। उन्होंने संक्षेप में बताया कि वह और लुओ शिनबाई के गुरु कुन्हे काफी अच्छे दोस्त थे। फिर उसने सहजता से पूछा, लुओ शिनबाई के वंशज कहाँ हैं? क्या उन्होंने दिव्य क्षेत्र या उससे भी उच्च स्तर को प्राप्त कर लिया है? वरिष्ठ, मेरे पूर्वज और पिता सभी दिव्य क्षेत्र के 7वें स्तर से ऊपर हैं। वे बहुत समय पहले निर्जन प्राचीन क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं और मैंने उन्हें बहुत समय से नहीं देखा है। क्या तुम ही एकमात्र दिव्य लोक के संतान हो जो लुओ परिवार की बागडोर संभाल रहे हो? नहीं, मेरे एक चाचा भी वापस आ गए हैं। उनकी साधना का स्तर मुझसे कहीं अधिक है। वे दिव्य क्षेत्र के 8वें स्तर तक पहुंच चुके हैं। चू जुबान ने लुओ परिवार की स्थिति के बारे में संक्षेप में पूछताछ की और लुओ परिवार की वास्तविक शक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त की। लुओ मिंग ने भी इस विशेषज्ञ के सवालों का एक एक करके जवाब दिया। बेशक उन्हें कुछ आपत्तियां जरूर थीं। उसके लिए चू जुबान पर पूरी तरह से भरोसा करना बिल्कुल असंभव था। चू जुबान ने आह भरी। एक मानव राजा के परिवार से यही उम्मीद थी। उनकी ताकत और बुनियाद कल्पना से परे थी। लुओ शिनबाई आखिरकार एक मानव राजा थे। जब उन्होंने परिवार छोड़ा तब तक वे निश्चित रूप से दाव क्षेत्र के विशेषज्ञ बन चुके थे।
स्वाभाविक रूप से वह अपने पीछे पर्याप्त संसाधन छोड़ गया, विशेष रूप से खजाने जो उसके वंशजों को स्वर्ग लोक और अन्य उच्च लोकों की बाधाओं को पार करने में मदद कर सकते थे। चू जुबान ने अपना हाथ हिलाया और एक छवि प्रकट हुई। लुओ शिनबाई, ये छोटा लड़का बेफिक्र जिंदगी जी रहा है। उसके 3 और बच्चे हैं, आपको पता ही है। लुओ मिंग ने ऊपर देखा। सदमे से उसका दिमाग चकरा गया। तस्वीर में दिख रहे द्वीप पर एक सुरुचिपूर्ण अधेड़ उम्र के विद्वान के साथ एक खूबसूरत महिला थी। क्या वे उनके परदादा और परदादी नहीं थे? उस बुजुर्ग ने उसे झूठ नहीं बोला था। वह सचमुच उसके परदादा को जानता था। चू जुबान ने तस्वीर बंद कर दी और कहा, क्या आप चाहते हैं कि मैं लुओ शिनबाई को संदेश भेजूं? मैं आपको परेशान करने की हिम्मत नहीं करूंगा, सीनियर, लुओ मिंग ने जल्दी से कहा। लुओ शिनबाई की बदौलत मैं आपको कुछ सुझाव दूंगा। नौ क्षेत्रों में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, आपको तैयार रहना होगा, चू जुबान ने गंभीर स्वर में कहा। लुओ मिंग का दिल कांप उठा। क्या 9 क्षेत्रों में कोई बड़ा बदलाव होने वाला था? इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि निर्जन प्राचीन क्षेत्र में कुछ विशेष घटित हो रहा था। ऐसा प्रतीत होता था कि दिव्य क्षेत्र के कई विशेषज्ञ किसी चीज से आकर्षित होकर अनजाने में ही 8 क्षेत्रों में लौट आए थे। पता चला कि 9 क्षेत्रों में एक बड़ा बदलाव होने वाला था। वरिष्ठ, क्या आप मुझे थोड़ा और बता सकते हैं? लुओ मिंग ने सावधानीपूर्वक पूछा। ये सिर्फ उनके लिए ही नहीं बल्कि लुओ परिवार के लिए भी था। ये स्वर्ग का रहस्य है, इसे जानने से तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। चू जुबान ने कुछ देर सोचने के बाद आगे कहा, किन यंग और मैं भाग्य से जुड़े हुए हैं। वह मेरा नामात्र का शिष्य है। उसके पास न केवल लुओ परिवार का वंश है बल्कि वह लुओ शिनबाई से भी संबंधित है। वह लुओ परिवार को इस महान परिवर्तन से उबारने में सक्षम होगा। आपको यह अवश्य ही ज्ञात होगा कि महान परिवर्तन के आगमन के साथ दिव्य क्षेत्र के साधकों का पतन होना स्वाभाविक है। केवल असाधारण भाग्य वाले ही इस महान आपदा से बच पाएंगे। किन यंग इस मायने में असाधारण हैं। लुओ मिंग ने ध्यानपूर्वक सुना और उसके मन में अनगिनत विचार उमड़ रहे थे। भविष्य में लुओ परिवार विपत्ति के समय में परिवार का नेतृत्व करने के लिए किन यंग पर निर्भर रहेगा। चू जुबान की बातों में सच्चाई थी। आखिरकार किन यंग असाधारण थे। वे कभी उत्तरी क्षेत्र के नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति और महान किन साम्राज्य के सर्वोच्च सम्राट थे जिन्होंने कभी दक्षिणी क्षेत्र को एकीकृत किया था। वह दिव्य लोक तक नहीं पहुंचा था, फिर भी उसने अकेले ही दिव्य लोक के एक विशेषज्ञ की योजना को विफल करने का निश्चय कर लिया था। उसकी हिम्मत और तरीकों की बराबरी कितने लोग कर सकते थे। आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद, वरिष्ठ। हालांकि यदि आपके पास हमारे लिए कोई निर्देश हैं तो लुओ परिवार उन्हें अवश्य पूरा करेगा, चाहे इसके लिए हमें नरक की आग से ही क्यों न गुजरना पड़े, लुओ मिंग ने आदरपूर्वक कहा। चू जुबान को यही उम्मीद थी कि वह ऐसा कहेगा। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि किन यंग लुओ परिवार का मुखिया होगा, इसलिए लुओ परिवार स्वाभाविक रूप से उसके अधीन हो जाएगा। भविष्य में जब पूर्वी क्षेत्र में स्वर्गीय दाव ताबीज योजना को लागू किया जाएगा तो लुओ परिवार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेगा।